चलिए बच्चों, आते हैं अपन कोऑर्डिनेशन के पार्ट 2 पे। और जैसे कि अपन ने पार्ट 1 पीछे देख लिया था, मैं उम्मीद करता हूँ आपने जब उसको देखा होगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस तो आया होगा कि यार कुछ चीज़ें हमें नहीं आती थी और वो हमें आ गई है। और वो जो पार्ट 1 था उसमें ऐसी चीज़ें हैं मतलब जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछी हुई है। एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसमें भी है जो आज हम लोग पढ़ने वाले CFT है ना, वहीं से शुरू करेंगे। तो CFT हो गया और हाइब्रिडाइजेशन हो गया जो VBT वगैरह में आप पढ़ते हो, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है ना। और आइसोमेरिज्म हो गया। ये चार जगह से खूब क्वेश्चन पूछे हैं। आइसोमेरिज्म से थोड़े से कंपैरेटिवली कम है, कंपैरेटिवली, लेकिन उसको भी ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। तो नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मैग्नेटिक मूवमेंट, सब वो उसी में आ जाता है ना। मैग्नेटिक नेचर, कलरेशन वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो वो सब उसी में आ जाता है, ठीक है। और एक CFT जो आ जाने वाली, ये चार टॉपिक तो फ्रीक्वेंट। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाकी जगह से क्वेश्चन नहीं आए, बाकी जगह से भी क्वेश्चन आए, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब ये काफी ज्यादा बार पूछे गए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज हम लोग सीखते हैं CFT बच्चों। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपन। चलिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, ये CFT। चलिए CFT की कहानी क्या है मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, पिछली बार तो अपन लोग यहाँ तक करके गए थे भाई, है ना। अब आज अपन यहाँ से आते हैं CFT से, ठीक है। क्या है ये, अभी मैं इसका मतलब भी बताऊंगा नाम का। और कुछ लोग बहुत डरते हैं CFT से, और आप CFT में बताता हूँ आराम से, देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्रिस्टल फील्ड मतलब ये फील्ड वील्ड यूज किया है, वर्ड क्रिस्टल यूज किया है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, मतलब कुछ तो मतलब होगा, है ना। ऐसे थोड़ी यूज कर दिया उसने, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके हिसाब से अपन बोलते हैं क्रिस्टल जो है हमारे मन में होता है आयोनिक, आयनिक क्रिस्टल, ऐसा होता है मन में। क्रिस्टल मतलब आयनिक क्रिस्टल्स। अब ये फील्ड का क्या चक्कर है, मैं दोनों को जस्टिफाई करता हूँ। देखो, बोलते हैं तुमने कभी आयनिक कंपाउंड देखा होगा, तुमने का देखा है जैसे NaCl। अब NaCl का जब क्रिस्टल लैटिस कभी अगर तुमने सुना हो, जैसे बॉन एबर साइकिल में भी बताया जाता है, बोलते हैं एक Na को ऐसे 6-6 Cl सराउंड करके रखते हैं, है ना। एक Na को 6, मतलब जब हम लोग क्या होता था, पहले एक चैप्टर होता था सॉलिड स्टेट, उसमें काफी पढ़ाते थे इस बात को। अभी आप तो NaCl ऐसे सस्ते में देख के निकल जाते हैं, NaCl एक Na एक Cl है, जबकि इसके अंदर की बात है, जब इसके क्रिस्टल बनते हैं ना, जैसे ऐसे करके जो क्रिस्टल्स, इसके ढांचा, क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है ढांचा। तो बोलते हैं जब इसका ढांचा बनेगा तो उस ढांचे में आप देखेंगे, अगर आप गौर करें, जैसे ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस, प्लस का मतलब है Na और माइनस मतलब Cl। फिर ये माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलता रहेगा आगे भी, ठीक है। तो अपन ने कहा चलो ठीक है भाई, ठीक है। क्या देखने को मिलता है यहाँ, अब आप वो सीखिए। यहाँ बच्चों ये देखने को मिलता है, ये सीखने को मिलता है कि यार अगर हम देखें तो हम ये बोलेंगे कि यार ये Na है, जैसे ये Na है, चलो इसको देख लेते हैं, चलो ठीक है। बोला एक Na को 6 Cl सराउंड करके रखते हैं, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, ठीक है। 1 2 3 4, तुमने ये तो 4 है, पांचवा बाहर है आपकी तरफ और छठवा पीछे तरफ। भाई क्रिस्टल लैटिस तो 3D मॉडल होता है, ढांचा होता है, तो एक बाहर और एक पीछे अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो ये हो गया 6, तो तुमने कहा 5 और एक पीछे 6, तुमने कहा हाँ यार। तो जिस तरह से हम बोलते हैं एक केटायन को एनायन सराउंड करके रख रहा है ना, ऐसा, तो बोलते हैं ठीक ऐसे ही कुछ, ये तो आयनिक वाली बात हो गई, आयनिक क्रिस्टल, क्या एक केटायन को कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सराउंड करके रख रहे हैं। तुमने कहा ठीक है, ठीक है। एक और बना देता हूँ, लो तुम्हारी खुशी के लिए। चलिए ये देखो, तो तुमने कहा हाँ सही बात है, एक केटायन को एनायन सराउंड करके रखते हैं। बोला ठीक, ये बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें एक मेटल को लिगेंड सराउंड करके रखते हैं। तुमने कहा, बोला उस मेटल को हम इन जनरल क्या बोल सकते हैं भाई, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं, और लिगेंड को नेगेटिव पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिगेंड के जब चार्जेस पड़ते हैं तो वो ज्यादातर नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना। तुमने कहा हाँ सही बात है, तो लिगेंड को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह माना गया और इसको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तुमने कहा यार ये तो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है हमें भाई, ये सब डोनेशन दिखाते थे ना अपन, ये तुमने कहा यार ये तो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे आयनिक क्रिस्टल होता है। आयनिक क्रिस्टल, और इसमें खास बात क्या दिख रही है, बार बार से देखो तो मुझे दिख रहा है कि वहां भी केटायन था, यहाँ भी केटायन है।
तुमने कहा हाँ। वहां भी कोई नेगेटिव चार्ज था बाजू में जो सराउंड कर रहा था उस कैटायन को, यहाँ भी कोई नेगेटिवली चार्ज लिगैंड है जो सराउंड कर रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है ना कि ये एक जैसा दिख रहा है मॉर्फोलॉजिकली, इसलिए कहा गया है क्रिस्टल वर्ड कि क्रिस्टल माने ढांचा, ठीक है ना। अब फील्ड क्या होता है अब मैं बात करता हूँ। देखो अब ये पूरी स्टोरी सुनाएंगे आपको। देखो बोलते हैं एक मेटल होता है, उसके पास डी ऑर्बिटल होता है, तुमने कहा होता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुमने कहा होते हैं। फिर बोलते हैं क्या होता है जब लिगैंड जो है, ठीक है, जिसके पास ऑब्वियस सी बात है लिगैंड के पास भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो बोलते हैं उसके इलेक्ट्रॉन और ये जो मेटल का डी ऑर्बिटल है इनके बीच में अभी कुछ तकरार होगी। लेकिन और स्टोरी सुनो आप। बोलते हैं हर किसी का एक दायरा एक फील्ड होती है, कोई भी हो, चाहे हम जब जरूरत पड़ती है तभी बनाते हैं, नहीं तो वो तो हमेशा का है कि हर किसी का एक दायरा एक फील्ड होता ही है। तुमने कहा ठीक है, फील्ड का मतलब यहाँ के बाद इसमें असर होना शुरू हो जाएगा, तो कोई इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो असर होना शुरू हो जाएगा मेटल के डी ऑर्बिटल में। तो ये एंट्री मार रहा है, तुमने कहा अरे यार ये एंट्री मारा, जैसे इसने बस एंट्री मारी एकदम गेट पे ही था, एकदम बॉर्डर पे, तो इसको हल्का सा एक रिपल्शन लगा। तुमने कहा अच्छा ठीक है, तो ये जो मेटल का डी ऑर्बिटल है उसको एक हल्का सा रिपल्शन लगेगा। तुमने कहा चलो रिपल्शन लगा, मान लिया, ठीक है। चलो अभी इसको हटा देता हूँ, छुपा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलो ये तुम्हारे लिए इतनी बड़ी खास बात नहीं थी कि चलो ठीक है थोड़ा सा रिपल्शन लगा, लेकिन अब एक समय आया कि लिगैंड और अंदर आ गया, खेमे में घुस गया, बोलते ना एकदम खेमे में घुस जाना, तो एकदम खेमे में घुस गया मान लो, ठीक है ना। वो तो अब खैर छूट जाएगा, मान लो चला गया वो अंदर, है ना, ये एकदम खेमे में घुस गया अंदर। अब जब एकदम आ जाता है पास तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्शन और बढ़ जाएंगे। तुमने कहा हाँ बढ़ तो जाएंगे यार सर, तो रिपल्शन और बढ़ जाते हैं और रिपल्शन बढ़ जाने की वजह से ये टूट जाता है। तुमने कहा हाँ सही बात है यार, वो तुमने कभी दो मैग्नेट चलाई, दो मैग्नेट जब तुम देखना बचपन में खेलते थे ना अपन दो मैग्नेट से, तो एक मैग्नेट से दूसरी खिसकाते थे क्योंकि लाइक पोल रिपल ईच अदर, तो ऐसे खिसकाते थे। लेकिन आप जब जबरदस्ती एक को पकड़ लो, ऐसे करके उंगली रख दो उस पर, पकड़ लो, और दूसरी को उसके एकदम पास लाने की कोशिश करो, तो वो रिपल्शन लग रहा है, लेकिन आप ओवरकम कर रहे हो, ले जा रहे हो। और कभी तुमने देखा होगा जब आप उंगली हटाते थे तो ऐसे उल्टी होके मैग्नेट जुड़ जाती थी, कभी किया ऐसा कि यार वो उल्टी होके जुड़ गई क्योंकि वो रिपल्शन, और जैसे ही उसको मौका मिला हमने उंगली हटाई वो जुड़ गई, उल्टी हो गए, फटाक से टर्न हो जाती है, जुड़ जाती है। वैसा देखा है आपने, करके देख लेना कभी। यहाँ भी ऐसे हुआ कि जब वो बहुत पास चला गया ना तो वो रिपल्शन तो बढ़ता जा रहा है। अब वो रिपल्शन बढ़ने की वजह से आप वहां तक चेक करो कि जब तो उंगली रखी थी और रिपल्शन बढ़ रहे थे, अब रिपल्शन बढ़ने की वजह से ये टूट गया। और जब ये टूटा ना तो बोलता है ये ऐसे दो में बट गया, T2G और EG, घर ही घर में लड़ाई हो गई, है ना, तकरार हो गया, है ना, और बंटवारा हो गया, एक T2G और एक बन गया EG। आई बात समझ में, एक T2G और एक EG। तुमने कहा अच्छा ठीक है भाई, तो ऐसे करके तो T2G लोअर एनर्जी, EG हायर एनर्जी, 3 डब्बे नीचे चले गए, 2 डब्बे ऊपर। अब ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये पूरा ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए होता है। कई बार तो कॉम्प्लेक्सेस का नाम वो लिखेगा भी नहीं जनरली, तो आपको क्या लेके चलना है, ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स के। हम लोग ये जो CFT पढ़ रहे हैं ये ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स की है। अभी आपने कहा एक छोटा सा जस्टिफिकेशन मैंने और दे दिया है और मैं आपको दिखा दूं वो फील्ड को लेकर कि साहब ये फील्ड क्यों बोल रहे हैं। क्रिस्टल तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आयनिक क्रिस्टल के समान दिख रहा है। फील्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो उसकी फील्ड में घुस गया, उसके खेमे में घुस गया। खेमा मतलब क्या है, वही फील्ड, उसकी फील्ड में घुस गया तो ऐसा अंदर तक गया तो वो तो टूट गया भाई, क्योंकि रिपल्शन बढ़ेंगे, जितनी पास जाएगा इनके और इनके बीच में रिपल्शन बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और रिपल्शन बढ़ेंगे तो यार सीधी सी बात है, रिपल्शन बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, बोलते हैं यार अब तो लड़ाई होगी, मारा मुरी तोड़ा फाड़ी होगी, तो ये टूट गया, ठीक है ना। तो ऐसा टूट जाता है। ये वाली स्टेज छोड़ दो आप, ये वाली हटा दो, ये तो पूरी स्टोरी सुनाते तो ऐसा होता है, पहले थोड़ा धक्का लगा फिर और लगा तो वो टूट गया। तो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कैलकुलेशन दिखाऊंगा, वो कैलकुलेशंस देख लेना बच्चों जल्दी से। कैलकुलेशन में ऐसा है कि ये जब ऊपर जाता है तो ये +0.6 से ऊपर जाता है, ठीक है। +0.6 को आप 3/5 भी लिख सकते हैं। और ये जब नीचे गिरता है तो -0.4 से नीचे गिरता है, ठीक है ना। नीचे गिरने का मतलब बताता हूं मैं आपको, ठीक है। और इसी को हम 2/5 भी बोलते हैं, -2/5। उसको सॉल्व करो आपका यही आएगा, माइनस पॉइंट, भाई 5 4 20 होता है ना, तो 0.4 है ना, 5 6 30 होता है तो 0.6, क्योंकि 30 नहीं है ना, 3 है, ऐसा। तो तुमने कहा चलो ठीक है सर, मान ली आपकी बात कि ये 0.4 से गिरता है।
मेरा बस कहना ये है आपसे कि यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन -0.4 से गिरेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन -0.4 से गिरेगा, ये भी -0.4 से, ये भी, ये भी। तो अभी हमें कैलकुलेशन दिखानी है। कैलकुलेशन किस बात की? बोलते हैं ये जो एनर्जी गैप होता है ना, ये गैप है ना T2G और Eg का, इसे हम डेल O बोलते हैं। और ये डेल O क्या है? O फॉर ऑक्टाहेड्रल ही है, O रिप्रेजेंट्स ऑक्टाहेड्रल। और बोलते हैं जो डेल O है, आप जो देख रहे हैं डेल O, बोलते हैं ये भाई कुछ नहीं है, इसको CFSE भी कहा जाता है। पहली बात, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या तो वो डेल O बोल देगा तो भी ठीक है, CFSE बोल दे तो भी ठीक है, बोलना CFSE बोल दे तो भी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल O। उसका कैलकुलेशन पूछता है, बस उसी को सॉल्व करने के लिए इतनी मशक्कत की जा रही है भाई, ठीक है, उसी को सॉल्व करने के लिए अपन कहानी चला रहे। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे अब मैं उसके लिए बताता हूँ। जैसे मान लो मुझे कोई टारगेट देता है कि साहब हमारे पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो मैंने 5 दिखाए, 5 दिखाओ, 3 दिखाओ, खुद कमांड देगा भाई, वो खुद कमांड देगा, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो खुद कमांड देगा। तुमने कहा ठीक है, इमेजिन करो 3 का कमांड है, D3 का, D3 का कमांड है, तो आप क्या करेंगे, बोलना 0.4 इंटू 3, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन 0.4 से गिरेगा, तो ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन है 0.4 से गिरेंगे, तो -1.2 इसका कैलकुलेशन है। तुमने कहा तो बच्चों जैसी बात है, बिल्कुल है, तुम बच्चों जैसी गलती भी करोगे उस बच्चों जैसी बात में, क्या कि सर हम तो भूल जा रहे हैं कि यार सर नीचे 0.4 लिखा था कि ऊपर 0.6 लिखा था, कि नीचे 0.6 था कि ऊपर 0.4 था। तो ऐसे में आप ऐसे बोलना, छोटे में छोटा, मतलब माइनस छोटा होता है, माइनस के साथ छोटा नंबर ही लिखना, ठीक है, और ये प्लस बड़ा होता है, बड़े के साथ बड़ा नंबर लिखना, ठीक है, जल्दी से अगर पकड़ना है तो, ठीक है, छोटे के साथ छोटा नंबर, बड़े के साथ बड़ा नंबर, छोटे के साथ छोटा नंबर, बड़े के साथ बड़ा नंबर, ठीक है ना, ऐसा है। तो ये जब गिरता है, ऑब्वियसली बात है, जब गिरता है कम होता है तो 0.4 से, और जब बढ़ता है तो बोलना 0.6 से, ऐसा। उसी को 3/5 और 2/5 -2/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसी का कैलकुलेशन है -0.4 और +3/5 का ही कैलकुलेशन है +0.6, ठीक है। तुमने कहा यही बस कैलकुलेशन निकालनी पड़ती है, बस यही तो निकालना पड़ता है, यही CFSE है, ऐसा करके, ठीक है। तो मैंने आपको उसमें जस्टिफाई भी किया कि भैया क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, एनी क्रिस्टल के समान दिखता है, और फील्ड मतलब लिगैंड उसकी, जब उसकी स्टोरी सुनाई तो लिगैंड उसकी फील्ड में आ रहा है। तो उसका कहना यही था कि भाई हमारे पोस्टुलेट के हिसाब से कि जो मेटल है वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, लिगैंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, और इसी वजह से वो जो है ना, जब लिगैंड मेटल की फील्ड में आता है ना, तो मेटल के d ऑर्बिटल को धक्का पहुंचता है, क्योंकि है तो दोनों में इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद और पास चला जाता है तो वो तो पूरा ही टूट जाता है रिपल्शन हाई होने की वजह से T2G Eg में। बस ये इस तरह से अपन कार्यक्रम चला रहे हैं, है ना। Eg में ऊपर लिख देता हूँ या बीच में फंस गया, ठीक है, Eg ऐसा है बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज पहले तो यहाँ दिखा देता हूँ, एक चीज बता देता हूँ, उसके बाद अपन कन्फिगरेशन पढ़ेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हाँ यार सही बात है, यहाँ ऐसा हुआ है, ये जो आपका मेटल का d ऑर्बिटल है, ठीक है, ये टूट गया है T2G और Eg में, ये अच्छा दिखेगा यहाँ पे साफ साफ, -0.4 से गिरा, +0.6 से बढ़ा। तो हमने कहा सही है सर, ठीक है। चलिए अब मैं इस बात को लेके आगे बढ़ता हूँ। अब जब मैं इस चीज़ को लेके आगे बढ़ता हूँ बच्चों, तो मैं आपको एक आखिरी चीज़ बस बता रहा हूँ, उसके बाद आप सवाल करके दिखाएंगे। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मेरे पास D5 है फॉर एग्जाम्पल, कमांड देता हूँ पहले मैं कि D5 का कमांड है। अब उसकी मर्जी है बच्चों कि वो D5 आपसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल के भी पूछ सकता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो D5 में डेल O क्या आएगा, और वीक लिगेंड भी। फाइनली वो पूछेगा क्या मालूम, डेल O बताओ, डेल O का कैलकुलेशन पूछेगा। तुमने कहा अच्छा उसके कैलकुलेशन के लिए क्या है, कुछ अंतर है क्या स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड में? तुमने कहा हाँ है, अंतर है। कैसा अंतर है? बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, पहले तो उसके पर्यायवाची सुन लो, पर्यायवाची मतलब उसके दूसरे नाम, क्योंकि आपको हमेशा अच्छा तभी लगेगा जब वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड वर्ड यूज करेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड वर्ड यूज नहीं किया तो वो इनके कौन से पर्यायवाची यूज कर सकता है आपको उल्लू बनाने के लिए, और जैसे वो पर्यायवाची वर्ड यूज करे आप इसमें कन्वर्ट कर देना, क्योंकि आपको यही सुन के अच्छा लगता है, यही शब्द आपके कानों को भाते हैं, ठीक है। तो अपन ने कहा चलो ठीक है, तो अपन ने कहा चलो बताओ क्या क्या है इनके पर्यायवाची। एक तो इसके नाम के जैसे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक ही बात है। तुमने कहा हाँ ठीक है, ये तो एक ही चीज है, स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक ही बात है।
और क्या पर्यायवाची है बोलते हैं इसका? बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना उसका स्पिन लो होता है, लो स्पिन। तुमने कहा यार मैं प्रूफ भी कर दूंगा, लेकिन उसके बाद ध्यान रखना लो स्पिन होता है, ठीक है, अभी बताता हूँ। और इसका जो डेल ओ और एक पीई करके लिखता है, ऐसा ऐसा करके इंडिकेशन दिखाएगा, ठीक है ना। तो बोलते हैं डेल ओ इज ग्रेटर देन पीई। तुमने कहा हमें तो मतलब नहीं समझ में आया, मत समझो, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, अभी मैं सब समझा दूंगा, चिंता मत करो, है ना। फिर उसके बाद वीक लिगैंड को बोलते हैं वीक फील्ड लिगैंड। तुमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद अपन बोलते हैं हाई स्पिन, हाई स्पिन लो। ये जो वीक लिगैंड होता है ना ये हाई स्पिन वाला होता है, और जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है वो लो स्पिन वाला होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं इसका जो डेल ओ है, अब तुमने कहा यार ये तो कंफ्यूजन है, सही बात है, डेल ओ और पीई हमें तो पता ही नहीं चलेगा कब हमें ऐसा लिखना है कब हमें ऐसा लिखना है। मैं अभी बताता हूँ ना, अभी आपको पता चलेगा। डेल ओ क्या है, मैंने अभी आपको बोला ना, मैं आपको पूरा समझा दूंगा, लेकिन आप बाद में इतना इतना ही देखेंगे, कितना कितना, जितना इतना मैंने गोला बनाया, कि डेल ओ ज्यादा है कि कम है मैं बता दूंगा। अभी पीई क्या है, पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप ये देखो कि ये जो डेल ओ है, ये डेल ओ क्या चीज है, तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये सी एफ एस, ये वो तो है। चलो, इनका कहना यह है कि जरा गौर करें भाई, आखिरी चीज पे गौर करें, खत्म। बोलते हैं वीक लिगैंड जब होता है तो ये क्या करता है, वो जो डी ऑर्बिटल होता है ना आपका, डी ऑर्बिटल, अब क्योंकि वीक लिगैंड है तो बोलते हैं ये ज्यादा गैप नहीं रखवाता है T2G और EG के बीच में, ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता है T2 और EG में, बहुत लेस एनर्जी डिफरेंस ही होता है, क्योंकि वीक लिगैंड है यार, तो इतना ही वो तोड़ता है, ठीक है ना ये। तो लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करता है, आप देखिए, स्ट्रॉन्ग लिगैंड ये बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, इसी बात को मैं और कॉम्प्लिकेटेड भाषा में भी बता सकता था। ये देखो T2G और EG, यहाँ क्या है, गैप ज्यादा है, तो बोलते हैं यहाँ जो डेल ओ है, वो गैप का मतलब क्या होता है, डेल ओ, ये समझ लो, गैप गैप गैप, जो मैं सस्ती भाषा में बोल रहा हूँ ना, गैप, उसी को डेल ओ बोलते हैं टेक्निकली। तुमने कहा ठीक है, और यहाँ जो गैप है वो कम है, तो उस गैप को ही टेक्निकली डेल ओ बोलते हैं। तुमने कहा बात तो सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल ओ, गैप कम है मतलब डेल ओ कम है, भाई गैप कम मतलब डेल ओ कम। तुमने कहा उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो आपको कमांड दिया जाएगा ना, D4 D5 D6 जो भी दिया जाएगा, जैसे अभी D5 का कमांड है पीछे, तो D5 में क्या होता है, जब वीक लिगैंड को भरते हैं तो भरने का स्टाइल चेक कर लो, बस इसी पे कैलकुलेशन लिखनी है, 1 2 3 4 5, बाकायदा प्रॉपर हुंस रूल फॉलो हुआ है। हुंस रूल मतलब समझ रहे हो ना, कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दो, यहाँ भी फिर पेयरिंग करो। तो बोलते हैं वीक लिगैंड के केस में हम लोग सबको एक एक इलेक्ट्रॉन पहले देंगे, नीचे भी ऊपर भी, T2G को भी देंगे, EG को भी देंगे, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते तो पेयरिंग करता। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऐसा नहीं कहता, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलता है हमारा D5 हम अलग तरीके से भरते हैं। बोला कैसे, बोला देखो, बोला ये ऐसे भरते हैं हम कि हमारा जो D5 है उसमें आप चेक करिए, ये देखो, बोलते हैं 1 1 2 3 4 5। तुमने यही क्या हरकत है सर, ये यहाँ क्यों नहीं भरा? और बोला यार यहाँ का जो EG है ना वो बहुत हाई एनर्जी पे, बहुत हाई एनर्जी, बहुत बिल्कुल ऊंचे लोग ऊंची पसंद, वो ऊपर बैठा है वो पहाड़ी पे, तो बहुत हाई एनर्जी पे बैठा हुआ है। अब तुमने कहा यार देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचाता हूँ तो मुझे बहुत ताकत लगेगी, और बहुत ताकत अगर मैं लगा भी दूँ तो क्या होता है, सिस्टम भारी होते जाता है। हम जब एनर्जी देते हैं ना तो सिस्टम भारी होता है, और भारी सिस्टम अनस्टेबल होता है, अच्छा नहीं माना जाता। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक काम करो, आप वहाँ ना डाल के इलेक्ट्रॉन यहीं डालो। आई बात समझ में, आप इलेक्ट्रॉन वहाँ ना डाल के आप इलेक्ट्रॉन को यहीं भरो। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे डाल भी रहे हो ऊपर, और आपको अनस्टेबिलिटी भी हाथ में लग रही है। भाई आपको हाथ लग रही है अनस्टेबिलिटी और आप मेहनत भी कर रहे हैं, तो गलत बात है। तो बोला इससे अच्छा है मत जाओ वहाँ पर, आप लो एनर्जी में, क्योंकि केमिस्ट्री में कई बार सिखाई जाती है बात कि कोई भी चीज हमारी केमिस्ट्री में लो एनर्जी पे रहना पसंद करती है। क्या? हाँ, बहुत मशक्कत नहीं कर सकते, मतलब बहुत मशक्कत नहीं लगती, तो हम फिर ये काम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं कि भैया हम पूरे रूल्स फॉलो करें, हुंस रूल फॉलो करें, सब करें, है ना, सब कुछ सही फॉलो करें। लेकिन उसके लिए फॉलो करने ऐसा होना भी तो चाहिए कि हाँ चलो जरा सा ही ऊपर है भर सकते हैं तो जरूर भरना है, जरा सा ऊपर है भर सकते हैं जरूर भरना है, और भरते ही है। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला होता है ना,
ये बहुत ज़्यादा गैप रहता है और बहुत ज़्यादा गैप होने की वजह से अपन जो है बोलते हैं नीचे ही नीचे पूरा भर देते हैं। वहाँ हम एनर्जी दे के भर भी रहे मानो इलेक्ट्रॉन और हमें अनस्टेबिलिटी हाथ लग रही है, तो गलत बात है ना यार। तो इसलिए काम तो स्टेबिलिटी के लिए होगा भाई, है ना। बाकी कैलकुलेशन दोनों की वही है जो हम करते थे, 0.4 से गिरना, है ना, 0.4 से गिरना, 0.6 से बढ़ना, ऐसा। तो कैलकुलेशन तो वही है, ठीक है, ऐसा। तो हमने कहा बस अब सिर्फ कैलकुलेशन ही दिखानी है और जो पीछे मैं कुछ मतलब बताने वाला था वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, ऐसा। तो ये 0.6 से हर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा और 0.4 से गिरेगा हर एक इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा हाँ ठीक है, अभी कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कैलकुलेशन तो मैं कर दूंगा, बच्चों जैसी बात है। ये देखो, तुमने कहा सर आप हमें ये बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो हमें समझ में आ गया था, ये लो स्पिन क्यों कहते हैं यार, आप बताओ। जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो तुमने पीछे पढ़ा था ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग पसंद करता है। पेयरिंग का मतलब समझते हो? पेयरिंग कर देना मतलब आप एक तरह से स्पिन खत्म कर दे रहे हो। क्यों? क्योंकि ये प्लस हाफ माइनस हाफ एक दूसरे को काट देंगे ना, और स्पिन खत्म हो जाएगा, मतलब बोलते हैं ना स्पिन को कम कर दिया गया है। अगर यही चीज ऐसी होती मान लो जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, वो तो मैंने और बनाए नहीं ऐसे, ये तो काट देंगे स्पिन, है ना। अब मान लो ये चीज ऐसी होती जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ये एक ये, तो ये हमारे पास वीक लिगेंड की पहचान है जनरली, कि वीक लिगेंड जनरली ऐसा करते हैं, है ना, वो पेयरिंग नहीं करते, ठीक है ना भाई। वीक लिगेंड पेयरिंग कहाँ करवाते हैं? तो हमने कहा हाँ सही है, वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाते। तो वीक लिगेंड में क्या है, स्पिन एडिटिव बने रहेंगे, देखो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, बढ़िया बने रहेंगे। लेकिन ये क्या है, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, ये तो कट गए। तो हमने कहा यार ये तो वाट लग गई, कट गए। तो कुल मिला के भाई तुमने कहा सही बात है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग होने की वजह से स्पिन लो होने लगता है। आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, प्लस माइनस कैंसिल। लेकिन वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होने की वजह से वहां पे हाई स्पिन बना रहता है, मतलब स्पिन आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो हमने कहा हाँ सही बात है, सही है ना, यहाँ कट गया, यहाँ कटा नहीं। तो तुमने कहा हाई स्पिन, ठीक है। अब लेकिन बात तो वही है ना कि मैंने तो तुम्हें बता दिया, तुमने देख भी लिया, सेटिस्फाई भी हो गए। लेकिन जब भी जल्दी वाला काम होगा ना, तो हो सकता है जल्दी जल्दी में आप गलत कर दो। मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं आपको हमेशा आपकी गलती बताता हूँ, यहाँ भी बताता हूँ मैं, कि हो सकता है आप जल्दी जल्दी में गलत कर दो ठीक है। तो अब इसको आप कैसे शॉर्टकट वाइज पकड़ लो, गलत कर दो मतलब भाई एकदम दिमाग में नहीं आ रहा है या आप जल्दी देर लग रहा है सोचने में, तो उसमें ऐसे बोलना जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना उनको चक्कर कम आते हैं, और जो वीक लोग होते हैं उनको चक्कर ज्यादा आते हैं। हाई चक्कर आना मतलब कमजोर है। तो तुमने कहा ठीक है, क्योंकि जब वो आगे चल के ऐसे कमांड्स देगा ना, हाई स्पिन लो स्पिन, तो एटलीस्ट आपको सोचना ही पड़ेगा, अरे अच्छा हाई स्पिन है, चक्कर ज्यादा आ रहे हैं, बोला कमजोर है, वीक है। अच्छा लो है, कम चक्कर आ रहे हैं, बोला स्ट्रॉन्ग है। तो कम चक्कर मतलब स्ट्रॉन्ग, बस तुमने कही और बता दो सर, ये कंडीशन हम तो पकड़ ही नहीं पाएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग की है। अभी मैंने बताया आप डेल ओ से पकड़ना कि डेल ओ ज्यादा किधर होता है। तुमने कहा अभी आपने बताया डेल ओ ज्यादा तो इधर, क्योंकि गैप ज्यादा मतलब डेल ओ ज्यादा, ऐसा ना। तो डेल ओ ज्यादा गैप, ऐसे बताना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड डेल ओ ज्यादा, वीक लिगेंड डेल ओ कम, स्ट्रॉन्ग वीक। वीक ज्यादा नहीं कर पाता है ना भाई, ज्यादा उसको स्प्लिट नहीं कर पाता है, ये बहुत ज्यादा स्प्लिट करवा देता है, फाड़ देता है पूरा। तो इसीलिए अपन बोलते हैं, बात तो सही है कि जब डेल ओ का निशान ज्यादा दिखाएं तो बोलना स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जब डेल ओ का निशान लेस दिखाए, लेस का निशान होता है ना ये, तो एल फॉर लेस, ऐसा एल जैसा लिखा हुआ दिख रहा है, तो लेस का निशान जब दिखाता है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई वीक लिगेंड है, डेल ओ कम मतलब वीक। ये फिर भी किसी ने कहा पूरा समझा दो सर, ये पीई क्या है? पीई मतलब पेयरिंग एनर्जी। कुछ लोगों का कहना है अगर ये पेयरिंग एनर्जी है तो सर फिर तो उल्टा लिखा है, ऐसा उनको लगता है। क्यों? क्योंकि वो पेयरिंग एनर्जी नहीं पढ़ रहे, वो उनके मन में चल रहा है पेयरिंग पेयरिंग, तो उनको ऐसा लग रहा है सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो पेयरिंग करवाता था, तो आपको तो आपने तो लिख के रखा है पेयरिंग लेस। भाई मुंह इधर खोला है मतलब क्या होता है, मुंह इधर खोला है मतलब ये लेस है, पेयरिंग लेस। तो तुमने कहा पेयरिंग तो होती है, पेयरिंग लेस कहाँ से सर, पेयरिंग तो होती है। तो भाई वो पेयरिंग नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है पेयरिंग करवाने के लिए एनर्जी जो लगती है वो कम लगती है अच्छा वो ये कह रहा है, तभी पेयरिंग होती है, जो भी काम कम एनर्जी में होता है केमिस्ट्री में वो हो जाता है। तो वो बोल रहा है पेयरिंग एनर्जी मतलब पेयरिंग कम नहीं हो रही, वो बोल रहा है पेयरिंग करवाने के लिए जो एनर्जी वो कम लग रही है इसीलिए तो पेयरिंग हो रही है। वीक लिगेंड में पेयरिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पेयरिंग करवाने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो ज्यादा लग रही है, मुंह उधर खिला है, और ज्यादा एनर्जी लगेगी तो ज्यादा एनर्जी जिसमें भी लगती है केमिस्ट्री में वो काम नहीं होता इसे लेकिन बच्चे गलत क्या बना लेते हैं,
पेयरिंग पेयरिंग करते हैं। अबे पेयरिंग एनर्जी उल्टी बात है। पेयरिंग या पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग करवाने के लिए जो एनर्जी लगती है वो अगर ज़्यादा लगेगी तो कैसे पेयरिंग होगी? तो हमने कहा वीक लिगेंड में तो पेयरिंग नहीं होती है। फाइनली सीख लिया था ये भी कि हाँ सर ठीक है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा मतलब ज़्यादा एनर्जी वाला काम नहीं होता है, मतलब पेयरिंग यहाँ नहीं होती है, पता है तुमको। तो हम समझ गए कि ये कंडीशन जो है वो वीक लिगेंड की है। तो आपको कुल मिला के इससे ब्लूटूथ जोड़ना है, क्योंकि आपका काम तभी बनता है जब आप ये शब्द यूज करते हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड, नहीं तो आप बहरा जाते हो। ऐसा है, बस ये हो गया। अब आपको सवाल करने हैं। चलिए मैं आपको सवाल देता हूं और मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा देता हूं करके। D5 की बात कर रहे थे ना अपन, कर दो फटाफट से कैलकुलेशन। वीक लिगेंड का जो डेलो है कितना निकलेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन 0.4 से गिरेंगे, -0.4 से, तो -0.4 इंटू 3 ये हो गया, प्लस 0.6 इंटू 2, तो हमने कहा अरे तो मिला जुला के 0 हो गया, क्योंकि ये -1.2 प्लस 1.2 0 0 भी आ सकता है। तो हमने कहा ठीक है, ये आ गया 0। और ये कितना आया यहाँ बता दो। तुमने कहा सर यहाँ का जो डेलो है ये बताओ कितना? तुमने कहा तो 5 के 5 नीचे ही है, तो बिल्कुल, और इंटू -0.4, ऊपर तो कुछ है ही नहीं तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। 5 4 22 आएगा -2। बस ये आपका कैलकुलेशन आ गया। बस एक चीज कभी कभार वो बढ़ा देता है और वो बस इतनी होती है, पीछे लिख देता है प्लस का मतलब एक और ऑप्शन डाल रहा है, बोलता है हम ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि पेड ऑर्बिटल कुछ है क्या? जब आपने वो CFT बनाई तो पेड ऑर्बिटल कुछ है क्या? तुमने कहा हाँ है, कितने? 2, तो +2p, p का मतलब होता है पेड ऑर्बिटल। तो -2 तो कैलकुलेशन हो गया, आखिरी में एक्स्ट्रा में लिख दिया +2p। पीछे था क्या पेड ऑर्बिटल? तुमने कहा नहीं था सर, बस सिंपल ये हो गया। तो मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा 0 के बाद, ठीक है। अब ऐसे करके अपन लोग बाकी बनाते हैं। ये देख लो आप लोग, ये अच्छा खासा अच्छी राइटिंग में लिखा है, देख सकते हैं आप। तो बच्चों ये देखो, आपको साफ साफ दिख गया लिखा हुआ, ठीक है। इसमें तुमने कहा सर ये एक चीज लिखी हुई है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये मुझे खैर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद ये मैंने पीछे उसमें बताया जब मैं हाइब्रिडाइजेशन वगैरह अभी पढ़ा रहा था ना उसमें पीछे, तो उसमें बोलते हैं कुछ नहीं है। तुमने देखा होगा आउटर ऑर्बिटल का मतलब जब 4D यूज होता है, कभी जब हाइब्रिडाइजेशन में 4D यूज होता है ना, जैसे आपने कभी मान लो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे लिखे होंगे sp3d2, तो ये जो बाहर का D होता है ये 4D होता है ना। और बोलते हैं इनर ऑर्बिटल मतलब 3D, ये 3D होता है, लाइक D2sp3। तो जब D पहले लिखते हैं तो वो इनर D कहलाता है, 3D। तो ये फर्क होता है 3D 4D में, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है ना। तो 4D 3D। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो इनर ऑर्बिटल वाले तुमने अक्सर देखा होगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले रहते हैं। भाई आपने तो पढ़ा है ना, पढ़ चुके हो हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं मालूम है यार ये अंदर का D बेसिकली स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेने की कोशिश करता है, और जो बाहर का D है वो अपना वीक लिगेंड नॉर्मल, है ना। तो ये इस तरह से, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कभी वो बोले आउटर, अब वो सवाल कैसे कैसे देता है वो मैं बता देता हूँ। अब आप देखिए सवाल, देखिए सवाल ऐसे है, ये तो देख लिया आपने, ठीक है। देखो सवाल करेंगे इधर, आप क्या करें D1 से लेके D10 तक, लेकिन शब्दावली कैसे बदलेगा वो आप ये चेक करिएगा, ठीक है ना। D5, फिर चलो पीछे लिख देता हूँ साफ साफ, है ना। D6, D7, D8, D9, D10, सबके स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के डेल O निकाल लो, ठीक है। अब लेकिन वो कभी कभी क्या करेगा, अब स्ट्रॉन्ग वीक बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है आपको कि साहब वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो मैं अच्छा लग रहा है। अब लेकिन किसी सवाल में ऐसे ही D2 में भी कर लेंगे, ऐसे ही D3 में ही कर लेंगे, ठीक है। अब D3 में किसी दिन उसका मन हुआ, उसने कहा यार D3 में आप डेलो निकालो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, और एक निकालो आउटर, कभी पूछ लिया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तुमने कहा ठीक है। अब यार इसको भी तो मैं चेंज कर सकता हूँ। देखो मैं जब तक चेंज नहीं करूंगा स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड वाले शब्दों में मेरे को परेशानी होती रहेगी, क्योंकि मेरे लिए ये शब्द बहुत आसान है और नॉर्मल है, इन्हीं से मैंने पढ़ा है। भाई आपने इन्हीं से पढ़ा है ना, तो इन्हीं से आसान होगा चीज। तो अपन ने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई, तो कैसे आसान क्या करें इसमें। तो हमने कहा यार देखो इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल का मतलब होता है इनर डी जहाँ यूज होता है, और इनर डी जो यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वीक लिगेंड को। तो अगर कभी शब्द बदले तो आप अपने नॉर्मल शब्द में कन्वर्ट जरूर करना, उसके बाद ही आप सवाल बना पाओगे। अब जैसे D5 है ना, वो तो निकालना तो सभी में, D4 D5 सब में, ठीक है ना, ऐसा।
अब किसी ने उसने शर्त लिख दी यार वो डेल ओ इज लेस देन पीई, कभी लिख दिया डेल ओ इज ग्रेटर देन पी। अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई लेस देन पूछ रहा है ग्रेटर देन पूछ रहा है तो मतलब क्या होता है। मैं कहा ना इतना इतना चेक किया करो बस, इतना इतना ट्रांसफर सेक्शन। अगर डेलो लेस है तो वीक लिगैंड है, डेलो वही गैप 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 कम है तो वीक लिगैंड है, और यहाँ गैप ज्यादा है देखो ग्रेटर तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो सिर्फ इतना इतना देखा करो अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो, ठीक है। ये अपन ने स्ट्रॉन्ग वीक लिगैंड में कन्वर्ट कर दी। तो हमने कहा यार फिर तो सही है। तो कभी ऐसे देता है तो कभी इनर डी आउटर डी बोल के देता है, मतलब इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल बोल के देता है, तो कभी डायरेक्ट देता है। तो हमने कहा यार कैसा भी देगा हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसमें तुम देखना D1 का आपने कैलकुलेशन निकाला होगा, कितना निकला D1 का, ये T2G और EG बनाते हैं। अब इसमें बना तो देता हूँ लेकिन तो मालूम है T2G में ही रहेगा इलेक्ट्रॉन, और 0.4 अब नीचे लिख देता हूँ। अपन को किसी को स्कूल में तो लिखना नहीं है तो तुम नीचे लिख दो आराम से। तो 0.4 इंटू 1, तो हमने कहा 0.4। स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी होगा तो वो तो वही होगा ना भाई, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, एक तो एक जैसे ही भराता है ना, ठीक है भाई, एक तो एक जैसे ही भरेगा। तो हमने कहा हाँ ऐसे यहाँ पे अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ D2 में, यही कर दूंगा मैं, यही कलाकारी करता हूँ D2 भी ऐसे ही भरेगा, पहले एक एक भरोगे ना, तो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो। तो तुमने कहा 0.4 इंटू 2 माइनस 0.4 इंटू 2 माइनस 0.8। तुमने कहा यहाँ भी ऐसी है -0.4 इंटू 2, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो अभी शुरुआत में तो एक जैसे ही चलेंगे, ठीक है। अच्छा ये मत बोलना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सर पेयरिंग करवा, अबे पेयरिंग पहले एक एक तो भरो उसके बाद पेयरिंग होगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगी फिर। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर ऐसे ही तुमने D2 कर लिया, ये D2 वाला लिखा है मैंने, इसको थोड़ा ऊपर खींच लेना, थोड़ा देख तो लिया ही है, इसको छोटा कर दूं थोड़ा, ठीक है, ये ऊपर खींच गया, ठीक है, ये ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड एक ही है दोनों का कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पर 3 में भी ऐसी है, अब 3 लिखा तो 3 चाहे स्ट्रॉन्ग से भरो या वीक से भरो तो ऐसे ही भरना है। तो हमने कहा सही बात है, -0.4 इंटू 3 तो -1.2, नीचे भी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। हाँ D4 से वेरिएशन आएंगे। अब आप देखिए D4 से, ये देखो T2G बनाया मैंने, तुमने कहा बनाया, ठीक है। अब आप देखिए एक D4 में एक यहाँ एक इसको यूज कर लूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए देखो मैंने कहा यार उसने पूछा है जिसके लिए पहले पूछा है उसके लिए पहले लिखता हूँ वीक लिगैंड। तुमने कहा अच्छा वीक लिगैंड, तुमने कहा यार वीक लिगैंड के लिए तो D4 ऐसे लिखा जाता है 1 2 3 4, क्योंकि वीक लिगैंड के लिए तो ये ऊपर वाला बहुत ज्यादा ऊपर है नहीं, तो हम लोग यहाँ भरते हैं इलेक्ट्रॉन। तुमने कहा तो ये -0.4 और वो +0.6, तुमने कहा तो -0.4 कैलकुलेशन क्या है इंटू 3। तुमने कहा ठीक है इसको ले आओ यहाँ घेर लो, इधर ले आओ इधर खेमे में अपने, ठीक है। ये रहा D4, ठीक है, ये D4, ठीक है। चलिए तो D4 जो है एक बार स्ट्रॉन्ग लिगैंड के साथ एक बार वीक लिगैंड के साथ, ये जो मैं कैलकुलेशन अभी दिखा रहा हूँ ये आपको मैं पहले स्ट्रॉन्ग लिगैंड के साथ दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो तुमने कहा ठीक नहीं वीक लिगैंड के साथ दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने वहां पे वीक कई करके रखा है ना, वीक लिगैंड के साथ करके दिखा देता हूँ। तो तुमने कहा दिस प्लस फिर वो ऊपर भी तो इलेक्ट्रॉन है, तुमने कहा हाँ ये कितने 1 इंटू 0.6, तो ये हो गया भाई 1.2 माइनस में और ये 0.6 तो -0.6 बचा, क्योंकि -1.2 में से 0.6 डिफरेंस लेना है, क्योंकि माइनस है ना इधर, तो ग्रेटर नंबर साइन माइनस और -0.6। तो हमने कहा ठीक है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ करके दिखाओ सर। चलो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में 4 भरने तो कैसे भरूंगा, ये देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में 4 भरने तो 1 2 3 4 वहां नहीं भरूंगा क्योंकि वो डब्बा बहुत ऊपर, अब वो ऐसे बनाया तो पास में, लेकिन समझा दिया था ना, भावनाओं को समझो कि भैया वो दूसरा डब्बा बहुत ऊपर है हम वहां नहीं भर सकते। तो हमने कहा ठीक है तो -0.4 इंटू 4, तो हमने कहा -0.4 इंटू 4, 4 4 से 16 होता है ना, तो 1.6, ठीक है ना ऐसा। प्लस अब यहाँ पे पेयर्ड होना शुरू हो गया ऑर्बिटल, तो +1p। तो कभी ऐसा लिखे ना पीछे, हो सकता है आंसर यहाँ तक दे दे भाई और 1p ना लिखे, और लेकिन ज्यादा लिखा हुआ है, ये भी लिखा है ये भी लिखा है, तो हमें समझना आना चाहिए ना ज्यादा कि नहीं अच्छा ये क्यों लिखा है, हाँ भाई एक पेड़ है ऐसे कर करके, ठीक है ना। तो यहाँ से वेरिएशन आना शुरू हो गए, ठीक है ना। यहाँ कैलकुलेशन अलग आ रही है, यहाँ कैलकुलेशन अलग आ रही है, लेकिन ऊपर के 3 में सेम आ रहा था। तो इसका मतलब यहाँ पे वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का
डेल ओ सेम है ऊपर के 3 में, वो ऐसा कह सकता है। इवन यही डेल ओ सेम आखिरी के 3 में भी आएगा, आप करके देख लो। तो अब बाकी वाले आप आराम से उसको करके देख लो, यहाँ भी सेम ही आएगा, क्योंकि D8 D9 D10 जो है वो एक ही स्टाइल में भराएगा। आप चाहो तो चलो एक करके देखते हैं, D8 करके देखते हैं। अब एक बात बताओ, वीक लिगेंड में D8 भरता है, तुमने कहा भरो 1 2 3 4 5, वीक लिगेंड में तो ऐसी है ना कि एक एक भरो, 6 7 8, ये वीक लिगेंड का ऐसा भरा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का भरता हूं मैं, तुमने कहा ये रहा T2G और EG। भरने का स्टाइल देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले वो तो ऊपर भर रहे हो तो पहले एक एक देना, फिर पेयरिंग, है ना। तो पहले नीचे भरा, फिर उसकी पेयरिंग, फिर ऊपर भरा, है ना। अब आप फाइनली देखो, भरते टाइम तो आपने देख लिया मैंने कैसे भरा, लेकिन लास्ट आखिरी चीज जो देख पा रहे हो वो ये देखो, जो देखने की है डेलो निकालने के लिए। तुमने कहा तो घूम फिर के एक जैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तुमने कहा ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन फाइनली देखे तो ये तो एक जैसे दिख रहे हैं। तुमने कहा सही बात है, तो दोनों का कैलकुलेशन सेम आएगा। D9 में भी ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा। वीक लिगेंड में तो ऐसे ही होता है ना भाई, पहले एक एक भरो फिर पेयरिंग करो। यहाँ पे पहले एक एक भरो लेकिन वहीं वहीं पेयरिंग कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे तो हमने कहा फाइनल व्यू तो सेम ही हो गया, तो इसलिए ये भी सेम है, और D10 भी पूरा भरा हुआ है, सेम आएगा। ऐसे करके आया समझ में, तो ऐसा भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। बाकी ये सब आप निकालते हो। D5 तो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया, पीछे कैलकुलेशन D5 की दिखा दी है। D6 D7 की जल्दी से निकाल दो। चलिए कमांड दे रहा हूं मैं, कमांड दे रहा हूं मैं कि यहाँ पे डेल ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, जिसका मतलब क्या होगा आप मुझे बता दो, और डेल ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। अगर आपने कहा डेल ओ ग्रेटर है तो बात खत्म हो गई, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बस, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D6 आप भरेंगे। D6 आप भरेंगे तो कैसे भरेंगे, इसी में भर दो। चलो यार इधर रहने दो, उसको मत करो, ठीक है। D6 भर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, है ना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। डेल ओ ग्रेटर है, डेल ओ जहां ग्रेटर दिखा बोलना गैप ज्यादा, सीधे बोला करो डेल ओ ग्रेटर गैप ज्यादा, गैप ज्यादा, खत्म बात। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 के 6 यहाँ भर जाएंगे, तो -0.4 इंटू 6, तो तुमने कहा ठीक है, तो यहाँ का कैलकुलेशन हो जाएगा -0.4 इंटू 6, ठीक है ना। 6 4 24 -2.4 प्लस 3p, 3 पेड ऑर्बिटल हमें दिख रहे हैं, जैसा कि आपको भी दिख रहे होंगे, ठीक है। 1 2 और 3, तुमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद तुमने कहा ठीक है, और उसके बाद अगला तुमने कहा उसको अब भर के देख लेते हैं कि भैया अगर डेल ओ लेस है तो मतलब वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड है तो आप कैसे निकालोगे, फिर से भरते हैं। चलो इधर T2G और EG, अब वीक लिगेंड में तो एक एक देते हैं सब में, ठीक है। D6 में 1 2 3 4 5 6, तो उसका 6 ऐसा होगा 0.4, और नीचे जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 है 0.6, ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है 2 है। चलिए तो -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2, ठीक है। ये हो गया 4 4 16 -1.6, और ये हो गया 6 2 12, तो -0.4 बचेगा, ठीक है। ये 12 ये 16, -0.4 बचेगा, प्लस कुछ है क्या पेयरिंग है, एक है तो 1p, ऐसा। तो ये इस तरह से करना है, आया समझ बच्चों। ज्यादा से ज्यादा वो एक हरकत कर सकता है, आखिरी लास्ट आपको ऐसा क्वेश्चन बना के दे सकता है, बोलेगा यार एक काम करो FeF6 3- का हमें बताओ डेल ओ कितना है। तुमने कहा सर हर बार तो वो आपको D5 और ऐसे लिख के देता था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड भाई कन्फिग्रेशन दे देता था आधा लिख के, जो हमारे काम का था, लिगेंड बता देता था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। तुमने कहा हाँ ठीक है, अभी यही काम तुमको करना है कि कैसा लिगेंड है क्या है, यही काम तुमको करना है, ठीक है। तुमने कहा चलो हम करते हैं अब यही काम। अब क्या है, पूरा आपको दिखा दिया गया, अब मेन चीज आपको यही सब निकालना है कि डी कितना और लिगेंड कैसा। लिगेंड तो मुझे दिख रहा है कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड। तुमने कहा लिगेंड तो पता चल गया शक्ल से, क्योंकि हमने पढ़े पीछे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसी दिन के लिए तो पढ़ाई है कि ये सब अप्लाई कर सके। और तुमने कहा यार हम लोग को मालूम है 6 में से 3 गए 3, Fe3+ का कन्फिग्रेशन क्या होता है 26 है, तो 3d5 4s0, सही है। आराम से कन्फिग्रेशन करना। तुमने कहा ये D5 हो गया ना, तो D5 और वीक लिगेंड तुम्हारे काम की चीज आ गई, इसको भर दो। डेलो निकालना है ना,
तो तुमने कहा T2G में भर दो इसको, तो तुमने कहा जैसे ही वीक लिगेंड के साथ D5 भरा तो वो भरने का स्टाइल ये होता है। तो ये 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, तो ये तो 0 हो गया। देखो ना 12 मतलब 1.2, ये भी 1.2 माइनस 1.2 प्लस 1.2 0। ठीक है, ये तुमने कहा बढ़िया यार। ऐसे किसी का भी पूछ ले, वो भाई किसी का पूछ ले, वो बोल दे Mn CN6, ठीक है ना, और बोला 3 माइनस, कुछ भी बोल दे, Mn CN6 4 माइनस, कितना भी वो लिख दे 3 4, तुमने कहा हाँ ठीक है। तो तुम्हें Mn2 प्लस भी मिल गया, जिसकी वजह से तुम्हें D5 मिल गया, है ना। तो तुमने कहा ये D5, ये हाथ में आ गई मेन चीज, ठीक है। और दूसरी चीज स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये, है ना, अम्मा इन्हें जहर तो बोलते थे ना अपन, तो ये, तो तुमने कहा हाँ यार ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड विद D5, तुमने कहा भरते हैं, ये लो। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ D5 भरते हैं तो भरने का तरीका क्या होता है, 1 2 3 4 5, वहीं पे 0.4 इंटू सॉरी 5 माइनस 0.4 इंटू 5, तुमने कहा ठीक है। तो माइनस 0.4 इंटू, तो इसका आपका डेलो निकल जाएगा इसका, तो माइनस 0.4, 5 4 20, तो ये -2 प्लस 1 2, 2 पेड ऑर्बिटल, 2p लिखना होता है पेड ऑर्बिटल के लिए, ऐसा है, ठीक है। ये है भैया लो। तो चाहे वो साबुत ऐसा दिखा दे, चाहे वो ऐसा दिखा दे ढांचा D5 D4 D6 D7, ऐसा हम कर लेंगे, सही है कि नहीं। ये तो ये भैया CFT के बाद जल्दी से ड्रॉबैक्स देख लो, जो इसके डीमेरिट्स होते हैं, ड्रॉबैक्स डीमेरिट्स। इसके डीमेरिट्स ये थे कि यार जो इनका कहना ये था पोस्टुलेट्स में कि ये जो लिगैंड्स होते हैं ना, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं बेसिकली ज़्यादातर, और लिगैंड्स नेगेटिव चार्ज होते हैं तो इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनने अपने पोस्टुलेट में ऐसा कहा था कि नेगेटिव चार्ज मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बोला जब ये मेटल, जब इनका अपन एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे ना कि ये खेमे में घुस जाते हैं मेटल के, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन, मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन है और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में रिपल्शन अच्छा लगता है। तो इनका कहना ये है कि जो नेगेटिवली चार्ज लिगैंड है उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी रहती है। अच्छा भाई, ऐसा बोला, नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो बोलते हैं उसके और इनके बीच में रिपल्शन लगेगा अच्छा ज़्यादा। अब ज़्यादा रिपल्शन लगेगा तो बोले ये टूटेगा अच्छा, और टूटेगा अच्छा तो स्प्लिटिंग अच्छी करवाएगा, स्प्लिटिंग अच्छी करवाएगा तो मतलब नेगेटिवली चार्ज लिगैंड आपके कुछ अच्छे लिगैंड्स में से एक रहेंगे, मतलब कुछ अच्छे लिगैंड्स वही रहेंगे। इनका कहना ये है, एक तो नहीं रहेंगे, इनका कहना था नेगेटिवली चार्ज लिगैंड जो है वो अच्छे लिगैंड होंगे, मतलब अच्छा तोड़ता है वो क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन इनने कहा सबसे अच्छा लिगैंड तो CO है, मतलब जो सबसे आगे है। तो इनका कहना है इस हिसाब से तो आपने जिस तरह से इतना हाइप बनाया है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज लिगैंड होते हैं, तो और इसीलिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहे तो ज़्यादा रिपल्शन होगा, ज़्यादा रिपल्शन होगा तो ज़्यादा स्प्लिटिंग करवाएगा। तो ऐसे में तो आपका सबसे आगे फिर कोई नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए था। बोला ये तो CO है, CO तो न्यूट्रल लिगैंड होता है, मैंने आपको चार्ज पढ़ाया था ना। हाँ यार, इनने कहा सही बात है, तो गड़बड़ हो गई। मतलब पोस्टुलेट एक छोटा सा गलत हुआ है, ऐसा नहीं कि कंसेप्ट खराब हो गए, छोटा सा पोस्टुलेट गलत हुआ है बस, ठीक है ना। तभी तो डीमेरिट्स में लिखा है। तो CO जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है, स्ट्रॉन्ग क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड होता है। ऐसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड की लिस्ट में तो अम्मा इन्हें जहर दो बोलते ही है ना। इनका कहना है जिस तरह से आप हाइप बना रहे हो उस तरह से तो सबसे आगे आपको ही रहना चाहिए नेगेटिवली चार्ज वालों को, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, रिपल्शन ज़्यादा, तोड़ेगा ज़्यादा। तो बोला आपको ही रहना चाहिए था सबसे आगे, लेकिन बोला नहीं निकले आप तो आगे, CO निकला जो कि न्यूट्रल लिगैंड है। बोला बात तो सही है। तो एक डिमेरिट ये था जिसमें इनके हिसाब से कोई नेगेटिव वाला आगे होना चाहिए था, लेकिन CO प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग लिगैंड हुआ या स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड हुआ सबसे आगे, ठीक है। ग्रामेटिकल अगर देखो तो स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हमने कहा हाँ ठीक है, ठीक है। तो इनकी एक बात तो ये थी कि जिस तरह से आप पोस्टुलेट बता रहे थे ना, हाइप बना रहे थे, उस तरह से जो है सबसे आगे जो है आपके किसी नेगेटिव चार्ज वालों को होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि आगे तो CO निकला, ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब अपन मेन डीमेरिट्स पे अपन बात कर रहे हैं, है ना। अब ऐसे अपन बोले हैं कि एक डीमेरिट इनका और था कि इनकी थ्योरी के हिसाब से, CFT के हिसाब से, इन्होंने लिगैंड को और मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स को, ऐसे बोलो, मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स को एक आयनिक बॉन्ड की तरह माना। तभी तो क्रिस्टल क्रिस्टल चिल्ला रहे थे,
तो एक आयनिक कंपाउंड की तरह माना कि साहब हम तो एक आयनिक कंपाउंड जैसा देख रहे हैं, जैसे NaCl को देखा था उसके आजू बाजू घेरा गया था Cl के द्वारा, ऐसे ही तो बताया था इन्होंने। तो हमने कहा हाँ ठीक है चलो, तो इन्होंने एक मान्यता दिखाई थी, वो उन्होंने आयनिक कंपाउंड बोला नहीं, उन्होंने कहा आयनिक कंपाउंड के जैसा होता है। तो एक जो बुराई ये ले गए वो ये ले गए कि चलो यार आपने जो है इसके लिए तो बात करी कि आयनिक है, बोला आपने व्हाट अबाउट कोवेलेंट, कोवेलेंट के बारे में तो कुछ बात ही नहीं करी, क्योंकि कोऑर्डिनेट भाई होता तो कोऑर्डिनेट है, तो सबको मालूम है, ना आयनिक होता है ना कोवेलेंट होता है। बोला एटलीस्ट आप ये बोल देते आयनिक के साथ साथ कोवेलेंट के बारे में भी कुछ बता देते आप, तो कम से कम ये हो जाता कि चलो आयनिक कोवेलेंट का एक हाइब्रिड मॉडल दिख रहा है को, भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो एक आयनिक कोवेलेंट का एक हाइब्रिड मॉडल, सही है कि नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ हाइब्रिड मॉडल ऑफ आयनिक कोवेलेंट, ऐसा कह देते। बोला ठीक है, लेकिन आपने तो कोवेलेंट का कुछ जिक्र ही नहीं किया। तो बस इनका वो ही एक पोस्टुलेट था जिसमें ये लोग बोलते थे मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है वो हम आयनिक के जैसा मानते हैं, ये नहीं कि आयनिक होता है, आयनिक के जैसा मानते हैं। चलो ठीक है, बोला मान्यता है, कुछ भी मान सकते हैं, और उन्होंने बताया भी ऐसा नहीं है कि आयनिक के जैसा हम मान रहे हैं, ठीक है ऐसा। तो तुमने कहा ठीक है, लेकिन बोला कोवेलेंट का तो कोई जिक्र ही नहीं किया, उनको आपत्ति है कि उसके बारे में बोला, ठीक है, बोला आपने इसके बारे में क्यों नहीं बोला, क्योंकि फाइनली तो क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो आयनिक कोवेलेंट का एक मिश्रण है। तो बोला आपने कोवेलेंट का तो कोई जिक्र ही नहीं किया, तो वो उनके डीमेरिट में आ गया, ठीक है ना, ऐसा है। तो एक पोस्टुलेट में इनका कहना यही था कि मेटल लिगेंड, जबकि वीबीटी वाले क्या बोलते थे, जो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आपने पढ़ा है ना, वो सब वीबीटी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो हिटलर एंड लंदन ने दी थी और पॉलिंग एंड अदर्स ने उसको मॉडिफाई किया था ना पॉलिंग अदर्स में, तो वो केमिकल बॉन्डिंग में ही बताया था आपको ये बात। तो वीबीटी जो है यहाँ भी है, और ये जो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आपने पढ़ा है, ये सब शेप वेप ये सब वीबीटी के अंडर में आपने पढ़ लिए हैं सब, ठीक है ना। इनका कहना ये था कि वीबीटी वाला जो मॉडल था वो बोलता था हम मेटल लिगेंड बॉन्ड को कोवेलेंट जैसा मानते हैं। भाई मान्यता है ये मत बोलना सर क्या बात कर रहे हो, कोऑर्डिनेट पढ़ा रहे हो और आप आयनिक कोवेलेंट की बातें कर रहे हो। मान्यता किसके जैसा दिखता है, इनके कंसेप्ट, इनकी हरकत, तो बोला इन्होंने कोवेलेंट का जिक्र किया था। तो इनके हिसाब से आयनिक मेटल मतलब इनके हिसाब से सॉरी मेटल लिगेंड जो है वो कोवेलेंट है, और CFT के हिसाब से मेटल लिगेंड आयनिक है। तो आयनिक को बताने के लिए उन्होंने एक अलग रूप भी दिखाया कि हाँ देखो मेटल लिगेंड जैसे लिगेंड सराउंड करता है ऐसे Na को Cl सराउंड करते हैं, तो आयनिक के जैसा था। तुमने कहा ठीक है, इसलिए क्रिस्टल वर्ड लगाया था CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इनने क्यों ऐसा बोला कोवेलेंट के समान है, बोला जब आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे ना तो उसमें आपने पढ़ा था ओवरलैपिंग, तुमने कहाँ पढ़ा तो था, और उसमें ये पढ़ा था कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। तो ये जो ओवरलैप वर्ड है वो कॉमन है, बोला यहाँ और वहाँ पे, वहाँ भी ओवरलैप बोलते थे, यहाँ भी ओवरलैपिंग ही तो हो रही है। आप क्या कर रहे थे जब आपने हाइब्रिडाइजेशन शो किया था पीछे, जैसे 4s 4p ऐसे हाइब्रिडाइजेशन जब शो किया था तो लिगेंड आता था और इनके डब्बों में इलेक्ट्रॉन दे देता था, बोला ये एक तरह की ओवरलैपिंग ही तो है, जिसमें लिगेंड जो है वो आपको इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बोला ये क्या है, ये ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट मैच कर गया, आई बात समझ में। तो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट मैच किया तो कोवेलेंट के समान वो कोवेलेंट से मैच कर गया, दिखावट मैच हुई, भाई ये तो अंदर की एनोटमी हुई, तो अंदर की एनोटमी जो है कोवेलेंट की तरह मैच करवा के वीबीटी ने दिखा दी, और बाहर की मॉर्फोलॉजी जो है इन्होंने मैच करवा के आयनिक की तरह दिखा दी, जो मैं शुरू में आपको समझा रहा था। तो मॉर्फोलॉजिकली मतलब जो बाहर बाहर से हम देखते हैं, तो बाहर बाहर से हम देखते हैं तो वो आयनिक के जैसा दिखने लग गया था। मैंने ये दिखाया था ना, ये बोला ये आयनिक देखो पीछे ये आयनिक है, बोला इसी के जैसा दिख रहा है, तो ये मॉर्फोलॉजी हो गई बाहर से देखना। और जब एनाटॉमी देख रहे हैं ओवरलैपिंग वगैरह तो वो कोवेलेंट की तरह हो गई। तो वीबीटी ने कोवेलेंट वाला भाग पकड़ लिया कि कोवेलेंट के जैसा है, उन्होंने वो वाला भाग पकड़ लिया, ऐसा हो गया, आई बात समझ में। तो उन्होंने आयनिक वाला पकड़ लिया, ऐसा। चलिए ठीक है, तो ये इस तरह से अपन उसको खत्म करते हैं सक्सेसफुली। जहां टाइम देना है वहां मैंने टाइम दिया, अब तो हो जाएगा खत्म, अब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ज्यादा। देखो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में क्या होता है, इसमें सिग्मा बॉन्डेड, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, पाई बॉन्डेड और CO कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो इसमें बोलते हैं सिग्मा बॉन्डेड कुछ नहीं होता है, जब बोलते हैं पूरी कहानी में इवन ऐसा भी नहीं है कि मेटल और कार्बन के बीच में। सबसे पहले तो ऑर्गेनोमेटलिक को क्लियर ये रखना कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में मेटल कार्बन का डायरेक्ट लिंकेज होना चाहिए, मतलब बीच में कोई और नहीं आना चाहिए, डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए, तो ही इसको ऑर्गेनोमेटालिक बोलेंगे, क्योंकि कार्बन ऑर्गेनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है और मेटल मेटालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ऐसा।
तुमने कहा मान लिया सर। तो जब वहाँ अंदर सिग्मा दिखेंगे तो सिग्मा, अंदर पाई दिखेंगे ना जब, तो पाई की बात करेंगे। अभी देखना मेटल कार्बन के जब बात करेंगे और सिग्मा 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 सब सिग्मा ही दिखता है तो सिग्मा बॉन्डेड होगा, और एक भी पाई दिख गया तो पाई बॉन्डेड होगा। इसको अभी छोड़ दो साइड में, पहले सिग्मा पाई का किस्सा खत्म करते हैं। अब तुमने कहा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, देखो मैंने लिखा भी है मेटल कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए, डायरेक्टली, ठीक है, बीच में ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा भैया, एमओसी मोसी नहीं चलेगी, ठीक है ना, मतलब कोई और हेटेरोएटम नहीं चलेगा, एम और सी डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए, मेटल कार्बन डायरेक्ट, ये नहीं चलेगा, ठीक है। चलो तुमने कहा सिग्मा बॉन्डेड में क्या बोला, RMgX, आप बना के देख लो, सिग्मा है, कार्बन भी है, मेटल भी है, कार्बन मेटल है, सिग्मा भी है, तो आपको यही चेक करना है, कार्बन मेटल और सब अंदर सिग्मा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी कार्बन मेटल है और सब सिग्मा से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जैसे कोरे हाउस रिएक्शन जब हमने पढ़ी थी, इसको ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बस वो तो मैं बता रहा था कि कोरे हाउस की तरह, कोरे हाउस रिएक्शन एक ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, उसमें हम लोग ने R2CuLi यूज किया है, इसको बोलते हैं गिलमैन्स रिएजेंट। क्या, गिलमैन्स रिएजेंट। हालांकि नाम नहीं भी याद रहेगा तो चल जाएगा, जो नाम मैं कहूंगा वो याद रहना जरूरी है, ये चल जाएगा। ग्रिग्नार्ड इंपॉर्टेंट है, पढ़ते ही रहते हो यार, ग्रिग्नार्ड सबको पता है। अच्छा समझ गए ना। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि सब में ये देखते चलो, कार्बन मेटल और सिग्मा, कार्बन मेटल सिग्मा, कार्बन मेटल सिग्मा, कार्बन मेटल सिग्मा अंदर, कार्बन मेटल सिग्मा अंदर, ठीक है ना, कार्बन मेटल अंदर पूरा सिग्मा, सब सिग्मा है। इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। मैं चाहता हूँ R2Zn को आप पकड़ लें, तो R2Zn इज फ्रैंकलैंड रिएजेंट, पढ़ा लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है, जनता के सामने फ्रैंक हो गए, तो R2Zn पूरा कहलाता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ठीक है ना, ऐसा। तो हमने कहा ठीक है, RMgX तो सबको मालूम है, R3Al प्लस TiCl4, R3Al ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। R3Al, कई बार R में मिथाइल इथाइल लिख देता है, हमने कहा ठीक है, फिनाइल नहीं आ सकता, फिनाइल नहीं आ सकता, फिनाइल में पाई आने लगेंगे, और ये सिग्मा में लिख रहे हैं अपन, तो R3Al प्लस TiCl4। बोलना ज़िगलर साहब जो है वो TI थे, ऐसे ही बोलना, वो ज़िगलर नाटा एक नाम है ना, तो ज़िगलर साहब जो है, ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट TI थे, तो कम से कम थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो तुमने कहा ठीक है यार, तो कल TI साहब मिले थे, ऐसे बोलना, कल, CL मतलब कल TI साहब मिले थे 4 दिन के बाद, TiCl4 है ना, तो 4 दिन के बाद कल TI साहब मिले। तुमने कहा ठीक है भाई, तो ये जो TI साहब है कौन है, ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट। R3Al तो याद रह जाएगा आपको, ऐसा। और ये सबको आप खोला खाली करते हो ना अगर, R2Zn और इन सबको, तो आपको दिखेगा सिग्मा सिग्मा, R3Al सिग्मा, तो इसकी चिंता मत करो, सब सिग्मा वाले, ठीक है ना, ये है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा सिग्मा, ठीक है ये। तुमने कहा ठीक है भाई, तो ये सिग्मा बॉन्डेड हो गए। तुमने कहा ठीक है, पाई बॉन्डेड में 2-3 मेन है, एक ये है Fe5H5 होल्ड वाइज, ठीक है ना, इसको फेरोसिन बोलते हैं, फेरोसिन, फेरोसिन। फेरोसिन में C5H5 का चार्ज भी पता होना चाहिए, -1 होता है, ये कुछ ऐसा दिखता है फेरोसिन, देखो मैंने शायद पीछे बनाया है, जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, ये देखो, ये C5H5 होता है, ये फेरोसिन है, एक सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं इसको, सैंडविच कंपाउंड, वो भी मैंने पीछे लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं अंदर कहीं भी अगर पाई दिख रहा है, देखो कार्बन मेटल तो है, मैंने कहा था पहले, ये चेक कर लिया करो, अगर पूरे सिग्मा होते हैं अंदर, हर जगह सिग्मा, आप देखो ना सिग्मा में कहीं पाई का नामो निशान नहीं था, लेकिन अगर कहीं भी अगर पाई आ गया, जरूरी नहीं डायरेक्ट अटैच हो कार्बन मेटल उसी में दिखे पाई तो बोलेंगे नहीं, कहीं भी अगर पाई आ गया तो पाई बॉन्डेड में गिना जाएगा, तो इसको फेरोसिन बोलते हैं। और फेरोसिन का ढांचा जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, फेरोसिन का ढांचा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, उसके बाद तुमने कहा चलो ठीक है, ठीक है, फेरोसिन मैंने नहीं बनाया, मैं ही बनाता हूँ मैं, चलो। तो ये सैंडविच स्ट्रक्चर भी होता है, सैंडविच स्ट्रक्चर, क्यों, इसमें आप देख रहे हो आलू की जगह आयरन है और 2 ब्रेड रख दिए ऊपर नीचे, ऐसा है। तुमने कहा ठीक है, ऐसे ही क्रोमियम, डाई बेंजीन क्रोमियम, क्रोमियम ऊपर नीचे बेंजीन, तुमने कहा ठीक है, तो ये भी पाई बॉन्डेड है। तुम्हें तो बस ये देखना है कि कार्बन मेटल और पाई दिख रहा है क्या, तुमने कहा दिख रहा है, ये रहा कार्बन मेटल, ठीक है, और ये दिख रहे हैं पाई अंदर सब, तो तुमने कहा ठीक है, तो ये डाई बेंजीन क्रोमियम है, ठीक है ना, ऐसा है, तो तुमने कहा ठीक है, डाई बेंजीन क्रोमियम, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे को और हालांकि तीनों इंपॉर्टेंट है, फेरोसिन भी इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, C5H5 का होल्ड वाइज है Fe के साथ। ये जो है KPtCl3 C2H4, ये ऐसा दिखता है बच्चों,
ये देखो कि PtCl3, अब जो लिगैंड है वो बनाएंगे PtCl3 C2H4, बोलते हैं जो पाई बॉन्ड है ना यही अभी Lp का रूप लेके डोनेशन होंगे भाई। ये जब ऐसे बनाते हैं इसका मतलब ये अंडरस्टूड होता है ऐसा है। तो KPtCl3 C2H4, KPtCl3 C2H4, ठीक है ना। इसको बोलते हैं जीसस सॉल्ट, जीसस सॉल्ट, ठीक है। जीसस सॉल्ट का मैं चाहता हूँ फॉर्मूला पकड़ लेना, एक कॉपी लेना, उसमें जीसस सॉल्ट लिखना, एक कॉपी में जिगला नाडा गेडलेस अलग लिखना, ब्राउन रिंग अलग लिखना, ठीक है ना। ये कुछ कुछ अलग लिख लेना, उसमें 2-3 जो कंपाउंड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये अलग अलग, फेरीफेरोसाइनाइड जिसको प्रोशियन ब्लू बोलते हैं वो आप ऐसे करके अलग से लिख लेना। तो ये भैया आपका सिग्मा और पाई बॉन्डेड हो गया। आप CO को देख लेते हैं क्या है। CO में जो है वो CO कंटेनिंग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, एक अलग बात है, बड़ा अजीब सी बात लगेगी आपको लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट बात। बोले सबसे पहले तो इसमें एक शब्द आएगा सिनर्जिक बॉन्डिंग। तुमने कहा यार ये तो अजीब सा वर्ड है यार, सिनर्जिक बॉन्डिंग पे फेमस है ये। इनका कहना है नॉर्मल अब तक क्या देखा आपने, इसमें एक एबनॉर्मलिटी फिर वो शो करेगा। बोला आपने नॉर्मल क्या देखा अब तक कि एक लिगैंड होता है वो अपना Lp डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, सही बात है, ये नॉर्मल बात है। उससे इनका कहना है जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो सिग्मा, सिग्मा मतलब नॉर्मल बात चल रही है अभी भाई, सिग्मा बॉन्ड बनता है पहले, तो नॉर्मल बात चल रही है कि यार लिगैंड जो है वो अपना लोन पे डोनेट करेगा, ठीक है। इनका कहना ये है कि अब एक अजीब सी बात ये है कि मेटल भी अपने d ऑर्बिटल से CO को कुछ देगा, रिटर्न गिफ्ट जैसे बोलते हैं ना। अब तक रिटर्न गिफ्ट का वो नहीं था अभी तक, है ना। अब रिटर्न गिफ्ट वाली बात भी है, नहीं तो अब तक क्या होता था गिफ्ट लिगैंड ही देता था, ले भाई हम अपना Lp डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी रिटर्न गिफ्ट भी आ रहा है यहाँ पर, आ रही है मेरी बात समझ में, तुमने कहा सही है, तो ये रिटर्न गिफ्ट आ रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, तुमने कहा एक्चुअल में जो मेटल होता है उसके पास d ऑर्बिटल होता है और d में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब हमें ये सब गिफ्ट ले किधर रहा है दे किधर रहा है वो सब हमें यहाँ बताना पड़ता है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो अपन ने कहा चलो ठीक है बताते हैं। तो बोलते हैं जब लिगैंड इलेक्ट्रॉन देता है तो मेटल कहाँ अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स में लेता है, देखिए जो भी उसके वेकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि लिगैंड जब इलेक्ट्रॉन देता है तो मेटल अपने वेकेंट ऑर्बिटल में लेता है, ठीक है। अब तुमने कहा चलो ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है मेटल जो है वो पलट के अब अपने इलेक्ट्रॉन, तुमने कहा मेटल भी दे रहा है, हाँ यही तो खास बात है, अजीब बात जो है वो यही है। और एक्चुअल में आपको इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, ये तो जनरल नॉर्मल बात हो गई, आपको ध्यान देना है इसकी तरफ। एक्चुअल में सिनर्जिक बॉन्डिंग यही है, सिनर्जिक बॉन्डिंग इज लाइक बैक बॉन्डिंग, कि भैया देखो अभी तक लिगैंड ही मेटल को दे रहा था और सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, अब मेटल भी लिगैंड को देगा इलेक्ट्रॉन, अब मेटल भी लिगैंड को देगा इलेक्ट्रॉन और क्या बनाएगा पाई बॉन्ड। तो वो सिग्मा पाई में पहले तो आपको लफड़े में उलझा देगा, क्योंकि जो रट्टा मारेगा उसको सिग्मा पाई समझ में नहीं आएगा। तो क्या बोलना आपका एबनॉर्मल बॉन्ड पाई बॉन्ड है। अब सबको पता है नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है, आपका जो पाई है वो एबनॉर्मल है, बोलना आपका भाई एबनॉर्मल है, पाई मेरे भाई तो एबनॉर्मल है, ठीक है। तो एबनॉर्मल में क्या होगा जब मेटल लिगैंड को इलेक्ट्रॉन देगा, एबनॉर्मलिटी तो यही है भाई, मेटल कहाँ देता है लिगैंड को इलेक्ट्रॉन, लिगैंड मेटल को देता है। तो लिगैंड मेटल को जब इलेक्ट्रॉन देता है तो नॉर्मल बात है। एबनॉर्मल बात क्या है, मेटल लिगैंड को दे रहा है, नहीं तो ऐसे कभी दूसरी जगह मेटल ने लिगैंड को दिया ही नहीं इलेक्ट्रॉन, सही है कि नहीं। तो एबनॉर्मल कौन सा है, जब मेटल इलेक्ट्रॉन को देता है तो वो पूछेगा कौन सा, बोलना पाई बॉन्ड, और जब लिगैंड मेटल को देता है तो नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड। तुमने कहा ठीक है, और बोलते हैं ऐसा हुआ क्यों, तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ। तुमने कहा यार सिंपल जो होना था सिग्मा बॉन्ड बन के निकल लेता है, क्या हो गया ये। बोलते हैं यार सिग्मा बॉन्ड एक्चुअल में वीक बनता है, ज़रूरत से ज़्यादा वीक, वीक बनता है तो एग्जिस्ट नहीं कर पाता, एग्जिस्ट नहीं कर पाता तो इसीलिए इसको ये कारनामा करना पड़ा और इसने पलट के इलेक्ट्रॉन दिए, जिससे क्या होगा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की ताकत को बनाएगा और सिग्मा पाई की ताकत को बनाएगा। तो दोनों कमज़ोर लोग, पाई तो वैसे ही कमज़ोर होता है, तो दोनों एक दूसरे की ताकत बनते हैं, होता है दोनों एक दूसरे की ताकत बनेंगे। नॉर्मली क्या होता है सिग्मा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यहाँ पे सिग्मा वीक बनता है, वीक बनता है तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी ताकत को बढ़ावा देने के लिए पाई बनता है। तो बोलते हैं दोनों एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, दोनों एक दूसरे की ताकत को बढ़ाते हैं। तुमने कहा ठीक है, वो जैसे तुमने देखा होगा दो डर, भाई जैसे दो लोग हैं जिनको डर लगता है ना, अब उनको अंधेरे से डर लग रहा है लेकिन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले आते हैं, चलो यार डर तो लग रहा है दोनों को, लेकिन होता है ना एक दूसरे की हिम्मत बन के चले आते हैं। यहाँ भी ऐसे हुआ, एक दूसरे की हिम्मत बन जाते हैं ये, ठीक है ना, ऐसा है।
तो आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है वो देखो। एक तो सिनर्जिक बॉन्डिंग किस में देखने को मिलती है, तो बोलना कार्बोनिल्स में, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कि सिनर्जिक बॉन्डिंग कहाँ देखने को मिलती है, तो कार्बोनिल्स में, सीओ में। उसमें ये जो मैंने ये फूल पत्ती बनाया उसमें यही दिखाया है कि यार इसके पास जो मेटल के पास जो भरे हुए ऑर्बिटल होते हैं ना, भरे हुए को ऐसा अंदर खिंच 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 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं ऐसा कि इनका भरा हुआ ऑर्बिटल है और ये इनका खाली है। खाली ऑर्बिटल में वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, ऑब्वियस ही बात है, और भरे हुए से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तुमने कहा यार सर ये तो ठीक है, आपने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन मेटल अपने वैकेंट डी में लेता है और भरे हुए फिल्ड डी ऑर्बिटल से दे देता है। कार्बोनिल किधर दे रहा है, किधर ले रहा है, तो बोलता है कार्बोनिल जब लेता है ना तो पाई एंटी बॉन्डिंग में, ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना ये एक्चुअल में ऐसा है, पाई लिखा है, पाई एंटी बॉन्डिंग। तो बोलते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ये अपने इलेक्ट्रॉनों को लेता है। अभी तुम रेगुलर क्लास में होते तो मैं तुम्हें सीओ की सीएफटी बना के भी दिखाता, तो मैं उसमें बताता कि एक्चुअल में खाली ऑर्बिटल जो सीओ के पास है ना वो एंटी बॉन्डिंग में है। जैसे एमओटी नहीं बनाते, एमओटी, तो एमओटी में तुम इमेजिन करो कि यार वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो ऊपर होता है, तो खाली खाली ऑर्बिटल आपको ऊपर ही मिलेंगे। तो ऐसे करके पकड़ सकते हो कि खाली ऑर्बिटल ऊपर मिलेंगे आपको, तो वो एंटी बॉन्डिंग जो ऊपर मिलता है वो खाली होता है, और उस खाली में ही तो ये लेगा भाई। लिगैंड कहाँ लेगा इलेक्ट्रॉन, अपने खाली ऑर्बिटल में। कोई भी अपने खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेता है ना। जैसे मेटल का खाली ऑर्बिटल कौन है, डी है, तो मेटल ने अपने खाली ऑर्बिटल में ले लिया और भरे हुए डी से दे दिया, तो भरे हुए से देगा, खाली में लेगा, सिंपल है ना। ऐसे ही है, अपने खाली ऑर्बिटल में ले लेगा और इसका जो खाली ऑर्बिटल है वो पाई एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। हालांकि बात हो सकता है वहां तक ना जाए, लेकिन आपको मालूम हो तो अच्छा है। फाइनली आपको बोलते हैं कि ये देखो, अब आप बोलते हैं द मेटल टू लिगैंड बॉन्डिंग क्रिएट सिनर्जिक इफेक्ट वाइल स्ट्रेंथनिंग। जैसे मैं आपको बोल रहा था ना, स्ट्रेंथनिंग करने के लिए होता है ऐसा। और सीओ जो है वो एक्सेप्टर लिगैंड या पाई एसिड लिगैंड कहते हैं। सीओ को एक्सेप्टर लिगैंड या पाई एसिड लिगैंड क्यों कहा जाता है तुमको पता है? सीओ को बोलते हैं एक्सेप्टर लिगैंड या पाई एसिड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि आप देखो जो एबनॉर्मेलिटी है वो दिखा रहे हैं अपन। क्या दिखा रहे हैं? जो एबनॉर्मेलिटी है। और एबनॉर्मेलिटी क्या है, अच्छा ये बताओ। पाई एबनॉर्मल है कि सिग्मा एबनॉर्मल है? तुमने कहा सब पाई एबनॉर्मल है, तो उसकी बातें करो ना। तो उसकी बातें जब करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि एबनॉर्मेलिटी जो है ये इस नीले बॉन्ड में, ये एबनॉर्मल है। तुमने कहा मेटल का देना एबनॉर्मल है, तो बोलते हैं इसीलिए इसको पाई एक्सेप्टर भी कहा। एक तो पाई बनाता है, तो तुमने कहा ठीक है। तो बोलते हैं एक तो ये एक्सेप्टर लिगैंड हो गया, चलो सेपरेट सेपरेट लिखते हैं। एक्सेप्टर लिगैंड, तुमने कहा लिगैंड तो डोनर ही सुना था, यहाँ आज देखो ना अजीब सी बात, एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो अजीब सी बात है वो लिखना है। तो तुमने कहा एक तो अजीब सी बात ये है एक्सेप्टर लिगैंड, और दूसरा इसको हम बोलते हैं पाई एसिड लिगैंड। पाई एसिड लिगैंड का मतलब होता है, एक तो एसिड क्यों बोला, जबकि लिगैंड का नॉर्मल कंसेप्ट जब पढ़ाते हैं तो लिगैंड इज अ बेस, क्योंकि एलपी डोनर होता है। आज वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है तो कौन होगा, एसिड। तो बोलते हैं सारी अजीब बातें कर रहे हैं यहाँ पर, जो सुना था उससे विपरीत। तो तुमने कहा हो भी तो रहा है उससे विपरीत, बस वही लिखना है। मतलब आपको रट्टा मारना कुछ भी नहीं है, जो आपने सुना था उसका विपरीत। तुमने कहा डोनर सुना था, यहाँ एक्सेप्टर बोल दिया, अच्छा भाई, तुमने कहा सही है। फिर उसके बाद तुमने कहा यार वहाँ पे हमने सुना था लिविस बेस की तरह काम करता है लिगैंड, क्योंकि डोनर है। या उल्टा बोल देना एसिड, तो इसलिए बोलते हैं एसिड या एक्सेप्टर लिगैंड। ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर लिगैंड है और एसिड है, पाई एसिड। तो पाई एसिड लिगैंड या एक्सेप्टर लिगैंड का खिताब मिला सीओ को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, और वो पूछेगा सिनर्जिक बॉन्डिंग एक्चुअल में किसे बोलते हैं? तो बोलते हैं जब वो मेटल पलट के इलेक्ट्रॉन देता है ना, उसे बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। स्पेशली जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है वो क्या है? मेटल जब पलट के इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो सिनर्जिक बॉन्डिंग है। तो हमने कहा चलो भाई ये भी हो गया, ठीक है। ऐसा चलिए फाइनली मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बताए। मैं चाहता हूँ ये स्ट्रक्चर्स ऐसे करके पूछेगा, NiCO होल X, बोला कितना 4, FeCO होल X। हालांकि मेरे पास इसका एक अलग तरीका भी था, एक EAN करके कंसेप्ट होता है, लेकिन उसके बारे में अब ज़्यादा जिक्र नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। EAN करके, है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर करके कंसेप्ट होता है, ठीक है ना, उससे भी मैं प्रूव कर देता। लेकिन अभी समझदारी किस में है मैं आपको बता देता हूँ। NiCO होल X, X कितना होता है बोलना, NiCO होल 4, ये तो याद भी रहता है बच्चों को, कई बार फेस कर चुके हैं। FeCO होल 5, तो बोला X लिखेगा CO होल X, तो बोलना FeCO होल 5, X यहाँ का 5 है। और CrCO होल 6, तो बोलना Cr जो है वो 6 है
Fe जो है वो 5 है, Ni के साथ CO जो है वो 4 है। तो ये 4, 5, 6 आपके सवाल हो सकते हैं एग्जाम के, ठीक है। ये जो 4th और 5th वाला जो देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर इसके सवाल होंगे, जो स्ट्रक्चर है वो पूछे जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, Mn2CO10 का स्ट्रक्चर ये है, उसमें वो बोलेगा MnCOMn बॉन्ड होता है, नहीं भाई MnMn बॉन्ड होता है। लेकिन बोलते हैं CO, जो कि एक CO कोबाल्ट के लिए है और एक CO कार्बोनिल के लिए है। तो उसका कहना है, अच्छा कभी कार्बोनिल को कार्बन मोनोऑक्साइड बोल दे तो बोलना ठीक है, मना मत करना, CO कार्बोनिल या कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। बोलते हैं जो CO बॉन्ड है वो तो इसमें होता ही है, इसमें CO कौन सा वाला, CO कोबाल्ट वाला, और एक CO कौन सा, कार्बोनिल, और CO कोबाल्ट। तो कोबाल्ट कार्बोनिल कोबाल्ट बॉन्ड होता है, बोलना हाँ होता है। और कोबाल्ट कोबाल्ट होता है, हाँ भाई वो भी होता है। Mn में MnCOMn होता है, नहीं MnMn होता है, ऐसा। तो इसमें अलग ढांचा बनता है, इसमें अलग ढांचा बनता है। इसका जब ढांचा बनता है तो CO2 CO होल 8, जिसमें से 3 उधर 3 उधर, ये तो इनके पर्सनल लिगेंड हो गए, सही है। और ये जो हो गए बीच के दो, ये कॉमन, भाई ये बीच के दो कॉमन, ठीक है, ये इधर इधर शेयरिंग में तो कॉमन है ये, ठीक है, इसके साथ भी इसके साथ, लेकिन ये पर्सनल है खुद के। तो 3 पर्सनल बनाना, 2 बीच में बनाना, CO2 CO8 में। और Mn में सब पर्सनल ही है, ये सब पर्सनल है, ये सब पर्सनल है इसके, ये लो ऐसा है, ठीक है। ये तो इस तरह से अपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होता है ये आप देख लीजिए। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में मैंने एक शॉर्टकट लिख के रखा है, काफ़ी बच्चों को परेशान करता है, ये शॉर्टकट पढ़ें आप। शॉर्टकट ये है कि अगर सराउंडिंग ग्रुप 6 या 6 से ज़्यादा होते हैं, सराउंडिंग ग्रुप अगर 6 या 6 से ज़्यादा हो, तुमने कहा क्या होता है ये सराउंडिंग ग्रुप, जैसे ये हो गया, सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दें तो बचे हुए सब सराउंडिंग ग्रुप है। CMA को लीव कर दें, अगर अपन छोड़ दें, हटा दें इसको, लो, तो रेस्ट जितने भी हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो सराउंडिंग ग्रुप है ना, ये रेस्ट की बात कर, CMA के अलावा। तो हमने कहा ये 4, ये 4 लिखा है, ठीक है, 4 और ये 5 9, 4 और 4 8, 4 और 3 7, 2 और 4 6, 2 और 4 6, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर वो 6 या 6 से ज़्यादा होते हैं तो आप मेंटेन करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, बेहतरीन वाला। इसमें एक अजीब सी बात है, प्लेटिनम और पैलेडियम, जो अभी आपको नहीं समझ में आएगी, मैं आपको अभी बताऊंगा। बस ये बोलना, प्लेटिनम पैलेडियम जब 2+ में होंगे ना, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मेंटेन करेंगे। भले ही शर्त आपकी, मतलब भले ही आप जब देख रहे होगे कंडीशन, तो आपको दिखेगा अरे सर आपने तो कहा था 6 या मोर देन 6। तो मैंने ये भी तो बताया था कि भाई अलग से मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम भी पसंद नहीं करोगे अभी प्रूफ, इसलिए सीधे जो काम की बात है वो पकड़ लो। बाकी सब में, सब मतलब समझ लो 99.99% केसेस में सब सही चल रहा है। ये देखो, सिर्फ 0.1% केस जो है वो PT और PD, ये दोनों भाई है, जो PT वो PD, मतलब इनको एक ही समझो। तो PT PD अगर इसमें बोलते हैं 6 या 6 से ज़्यादा अगर आपके पास होते भी है ना, तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का नहीं 4 का मेंटेन करते हैं। एक्सेप्शन का मतलब ही होता है बात नहीं मानना, कि पहले तो वो बात क्या है पहले वो समझ लो, कि बात ये है कि 6 या 6 से ज़्यादा होता है तो 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करवाना है, और अगर 6 से कम है तो 4 का करवाना है। ये नॉर्मल बात है, 6 या 6 से ज़्यादा में 6 का, 6 या 6 से ज़्यादा सराउंडिंग ग्रुप है तो 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर, और अगर 6 से कम है तो 4 का कोऑर्डिनेशन नंबर। तुमने कहा इतनी बात ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ऑब्वियस ही बात है, क्रॉस कनेक्शन ही होता है, कि यार 6 या 6 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये क्रॉस कनेक्शन ही तो है। तो क्रॉस कनेक्शन आपका यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, और नीचे वही लिखा है मैंने, सराउंडिंग ग्रुप अगर 6 से कम है तो 4 का कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करना है, जो मैंने अभी बोला भी था। तो 6 से कम में 4 का कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करिए आप, और 6 या 6 से ज़्यादा में 6 का मेंटेन करिए। PT PD में 2+ वालों में, 2+ में ऐसा भी नहीं कि PT PD का हर केस 2+, क्योंकि 4+ वाला भी आएगा एक केस, 4+ में कोई दिक्कत नहीं है। 2+, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चार्ज भी देखना 2+, उसमें अपन को 4 का मेंटेन करना है, ठीक है। इवन 6 या 6 से ज़्यादा है फिर भी 4 का मेंटेन होता है, ठीक है ना, ऐसा। तो हमने कहा चलो बताओ करते हैं, चलो अब ये बताओ कितने हैं ये। तो हमने कहा 9। अच्छा ये PD जो है क्या 2+ वाला है? PD PD देख के मत गलत कर देना, PD क्या है 4 वाला। तो हमने कहा 4 वाला तो नॉर्मल केस है,
हमारा जो एबनॉर्मल है वो कौन सा है, 2 वाला है, 2। 4 वाले में कोई दिक्कत नहीं। शर्त ये है कि जब भी आप बनाओगे ये कॉम्प्लेक्स, तो उसमें जब बोलते हैं ना भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मेंटेन करने का मतलब क्या होता है कि अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर अंदर वाले बनाएंगे, तो उसमें सबसे एक बात आखिरी ध्यान रखना, सबसे अहम चीज कि जो जीरो वाला होता है जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता है, जैसे Cl तो माइनस होता है, तो पहले आपको जीरो वालों को अंदर सेट करना है, सारे जीरो वालों को अंदर सेट कर दो पहले। फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा, जैसे आप तुमने कहा 4 और 5 9 लोग हैं, किसको अंदर पहले गुजरे, बोलना जीरो वालों को, तो जीरो वालों को अंदर, तो 5 तो ये हो गए, तो एक Cl बच गया, मैंने एक Cl को अंदर डाल दिया। फिर बोल रहा हूँ ये PTPD 4 का केस है, 2 वाला नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस नहीं है, नॉर्मल केस है। 4 वाले में ये नॉर्मल रहते हैं, आई बात समझ में, 2 वाले में प्रॉब्लम होती है जो अभी नीचे आएगी यहाँ पर। 4 वाले में नॉर्मल, तुमने कहा ठीक है, तो भाई ये 6 से ज्यादा है ना, 5 4 9 है, 6 से ज्यादा है, तो 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करना है, बचे जो Cl है वो बाहर लिखेंगे। तुमने कहा बढ़िया है, मतलब आपको मजा आ जाएगा सुन के कि अच्छा ऐसा कुछ है क्या, ऐसा मजेदार। तुमने कहा चलो ऐसे इसका भी बना लो, PdCl4। अब PdCl4 देखो 4 और 4 8, तुमने कहा यार एक तो 8 का केस है ना, PD, चलिए एक तो 4+ वाला है तो नॉर्मल केस है वो, ठीक है। अब तुमने कहा 8 है तो ऑब्वियस ही बात है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मेंटेन करेंगे, क्योंकि 4 वाले में कोई एक्सेप्शन नहीं है, जिसमें से 4 अमोनिया में पहले अंदर रखूंगा, पहले जीरो वालों को सबको अंदर, और 2 Cl को अंदर, 4 Cl है टोटल, तो 2 Cl को अंदर रख के 6 का ये मेंटेन कर लूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर। बार बार लिखते भी चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मेंटेन है भैया, ये लो, ये ऐसे कर कर बनाते जाओ, बेहतरीन, ये लो। क्योंकि अगर ये बना पाए तो इसके जितने भी अच्छे केसेस हैं वो कई बार ऐसे होते हैं कि ये बनाने के बाद, अब जैसे वर्नर थ्योरी आपने पीछे देखा, वर्नर जब पढ़ी थी वो यहां से पढ़ी थी, ये बनाने के बाद, है ना, अभी आप खुद बना रहे हो, जबकि इसका ढांचा कैसा था, मतलब कैसा दिखा रहा था, वो ऐसा दिखा रहा था, आपने बनाया। तो अब मान लो उसने पूछ लिया इसके आयंस बता दो कितने हैं टोटल, तो हमने कहा सर यहाँ पे आयंस है 2 और 1 3। कब बता पाए, जब आपको बनाना है तभी। दूसरा सवाल इसमें बोलता है ये बताओ अगर हम इसमें इस कंपाउंड में AgNO3 डालते हैं तो बताओ कितना AgCl मिलेगा, या कितने मोल्स, इसके भी मोल्स पूछ सकता है वो, और जो बन रहा है उसके भी मोल्स पूछ सकता है, जो कि बराबर ही होंगे, कि यहाँ कितने मोल्स और यहाँ कितने मोल्स, तो कितने मोल AgNO3 को यूज करेंगे, जितने Cl होंगे बाहर, तुमने कहा 2 मोल, और ये कितना बनेगा AgCl 2 मोल, तुमने कहा ठीक है। तो ऐसे करके अपन लोग बताते हैं, तो कुल मिला के भैया 2 मोल बनेगा, 2 मोल यूज होगा। ये कैसे पता भाई, ये तो पता हो पहले कि Cl बाहर कितने हैं, ऐसा। इवन इसमें एक तीसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी होते हैं, ये स्पेशली क्वेश्चन जब PdPd Cl4 के साथ होता है ना तभी होते हैं ऐसे सवाल। कौन से वाले, जो आप बता रहा हूँ, परसेंटेज वाले क्वेश्चन। परसेंटेज मतलब कितना Cl का परसेंट PPD करेगा, मतलब ये जो AgCl बना PPD, तो इसको ऐसे निकालता है। बोला यार कितना भाग ले रहा है एक्चुअल में, तुमने कहा 2 Cl थे टोटल, कितने Cl 4 Cl थे टोटल, तो वो 2/4 × 100, मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहा है मेन वो ऊपर, नीचे हमेशा टोटल × 100, नीचे तो हमेशा टोटल ही आता है। तुमने कहा ये कितना हो गया 1/2 50%, बस ये 50% पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वैसे परसेंटेज में पूछता है। जैसे पिछला वाला जो मैंने बनाया था उसमें कितना Cl पार्टिसिपेट कर रहा था AgCl बनाने के लिए, है ना, AgNO3 के साथ कितना AgCl, तो ऐसे नंबर में बोले तो 3 मोल, ठीक है। और ऐसे बोले अगर अपन, तो अपन बोलते हैं कि यार परसेंटेज वाइज, तो अपन बोलते हैं 3 कितने में से, 4 में से, क्योंकि टोटल कितने हैं 4 है, यहाँ देख लो ये टोटल 4 है, तो 3 4 में से, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर देते हैं, तो 3/4 मतलब 75%। तो आप ये कहेंगे 75% जो है क्लोरीन वो भाग ले रहा है, हिस्सा ले रहा है, ठीक है, ऐसा। तो हमने कहा चलो ठीक है, ठीक है, ऐसा। ऐसे इसका भी बना लो, तुमने कहा 4 और 3 7, अब आप बनाएंगे, ठीक है ना, 4 3 7, तुमने कहा ठीक है 7 है, और PT अभी 4 में ही है, तो तुमने कहा अभी भी नॉर्मल केस है, 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन कर लो, ठीक है ना। तो मैंने मेंटेन किया, देखो PtCl4 थ्राइस ऑफ अमोनिया, तो PT अमोनिया 3 है, तुमने कहा ठीक है, और 3
Cl को भी ले आओ, ये हो गया 6। अब क्योंकि ये PtCl4 था ना, तो 4 Cl में से 3 अंदर 1 बाहर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बिंदास मेंटेन हुआ है। और क्योंकि ये कितना था, 4 प्लस वाला था, 4 Cl है ना ये, तुमने कहा ठीक है। अब ये भी निकाल लिया अपन ने भाई, कितना परसेंट, 25। अगर परसेंटेज में निकालना है कैसे, एक कितने में से, 4 में से, आउट ऑफ 4, 4 में से एक पीपीटी बना रहा है, तो हमने कहा 1/4 25%। तो परसेंटेज पूछेगा वो बता देंगे, आइंस पूछेगा वो बता देंगे, बनाना आना चाहिए। और पीटी इतनी देर में समझ में आ गया होगा, 4 वाला एक्सेप्शन नहीं है। अब आते हैं 2 वाले पे। तुमने कहा सर 2 वाले पे आ तो जाओगे, लेकिन ये जो है आप देखिए 2 और 4 6, कायदे से हम पढ़ रहे थे 6 या 6 से ज्यादा वाले 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करते हैं, जैसे ऊपर मेंटेन किया, लेकिन ये पीटी 2+ में एक्सेप्शन होता है, 4 का मेंटेन करना है। तो आप बताएंगे ये तो PD2+ वाला है, 4 अमोनिया 2 Cl, तो ये देखो ये PD2+ वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पहले ही रख के बैठ जाया करो ऐसे कि भैया ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही मेंटेन होगा। तो ये रहा अमोनिया, तुमने कहा ठीक है, और Cl जो है वो 2 है, देखो PdCl2 4 अमोनिया, तुमने कहा ठीक है, PD ये रहा Cl2 और ये 4 अमोनिया, ऐसा है। तुमने कहा ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मेंटेन करने को बोला था, यही तो एक्सेप्शन था कि जब ये 2+ में हो, 2 Cl की वजह से चार्ज आएगा ना 2, तो यार ये 2 में 4 का बनाएगा, बस ऐसे पकड़ लो 2 में 4 का बनाएगा। पीटी बस, हर कोई नहीं, कोई भी मत पकड़ लेना उठा के, पीटी की बात कर रहा हूँ, 2 में 4 का बनाएगा बस, ठीक है ना। और 4 में 6 का बनाएगा, मतलब 4 मतलब चार्ज 4 में 6 का बनाएगा, जो इतनी देर से बना ही रहे हो। तो 6 वाला तो नॉर्मल है, 2 वाले में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा निकल 2 है, अरे तुमने वही लगा दिया एक्सेप्शन, अबे मैंने तो निकल का एक्सेप्शन बताया नहीं भाई, मैं तो पीटी बोला है। तो निकल में तो आप कर सकते हो 6 का, वहां थोड़ी बोला एक्सेप्शन मैंने, तो यहाँ 4 और 2 6 हो रहे हैं ना सराउंडिंग, तो आप 6 का मेंटेन करिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो NiNH3 होल 4 Cl2, ये लो 6 का मेंटेन करो। निकल में थोड़ी बोला मैंने आपको, मैंने पीटी में बोला, इसलिए बोलते हैं कमांड जितना अच्छा सुनोगे उतना बढ़िया काम हो जाएगा तुम्हारा। देखो आया समझ में, ऐसा, ठीक है। ये लो, अब इसके भी बना लो जल्दी से। तुमने कही फिर PT2 आ गया ये उल्लू बनाने के लिए, लेकिन इस बार कोई दिक्कत भी नहीं है, 4 वाले ही है। 4 में तो कोई भी बच्चा 4 ही बनाएगा ना यार भाई, वो तो 6 होता तो भी 4 बनाते, ये है वहां पे खास बात कि 6 होता तो 4, अब 4 में तो 4 ही बनाएगा ना इंसान। तो PT4 है ना, PT2 में 4 ही बनता है। ये एक खास क्वेश्चन है जहां वो उलझा सकता है, आप देख लीजिए। PT इसको याद ही कर लेना, PTC। अब तुमने कहा यार सर सराउंडिंग में अमोनिया सुनने की आदत है, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया की जगह पानी भी लिख सकता है वो, तो पानी सुन लेंगे यहाँ पर वाटर। तुमने कहा ठीक है, वो 0, पानी भी 0 वाला। लेकिन तुमने कहा सर ये HCl क्या हो गया ये, तो ये ध्यान रखना ये पूरा एक कंपाउंड ही होता है, बोलना H2PtCl6। बात वही है, मैं अभी भी 4 और 2 6 मतलब मेंटेन वही करूंगा, लेकिन थोड़ा अजीब क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है, इतना नॉर्मल नहीं है, लेकिन नॉर्मल हो जाएगा ऐसा है। बोलते हैं PtCl4 और HCl लिख दे, मतलब अदर देन अमोनिया या वाटर के अलावा कुछ लिख देना, तो समझ जाना यही वाला क्वेश्चन है। और इसका एक पूरा साबुत कंपाउंड होता है H2PtCl6, चाहो तो देख लो, देखो H2 है, तुमने कहा है H2, PT है, तुमने कहा है PT, Cl4 और यहाँ भी 2 Cl है, तो तुमने कहा यार H2PtCl6, सही बात है। तो ये H2PtCl6, ठीक है, ये एक फेमस कंपाउंड होता है H2PtCl6। तो यहाँ पे जब भी HCl आएगा ना, बोलना H2PtCl6, याद ही कर लो, HCl आया मतलब, नहीं तो बाकी आपको अमोनिया बहुत सुनाई देंगे। अब देखो 6 3 9, अरे तुमने कहा, और प्लेटिनम का केस भी नहीं है कि कोई एक्सेप्शन हो, तो फिर 9 है तो 6 ये बनाए और 3 Cl बाहर, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करोगे आप, तुमने मेंटेन किया 6, ऐसा। ऐसे ही यहाँ भी आप करोगे कि COCl3.5 ऑफ अमोनिया, तुमने कहा अमोनिया 5 है, कोई बात नहीं, एक Cl को ले आओ अंदर, बाकी 2 Cl बाहर, क्योंकि यहाँ भी 5 3 8 है और कोई एक्सेप्शन है नहीं, तो 6 का मेंटेन करूंगा मैं, 6 मैंने मेंटेन किया। अगले वाले में भी यही लिख देता हूँ CO, तुमने कहा ये लो 4 और 3 7, 6 का मेंटेन कर लूंगा, क्योंकि जब भी 6 या 6 से ज्यादा होता है तो 6 का मेंटेन करता हूँ। 4
और ये 2 6 और एक Cl बाहर, 3 में से एक बाहर। तो आराम से आप ये कंपाउंड बना सकते हो। वो आपसे आयंस वायंस कुछ भी पूछ सकता है, आप बता सकते हो, आना तो चाहिए बनाना, ऐसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन, खत्म करते हैं बस स्टेबिलिटी और उस पर खत्म। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं अपन। ये इसलिए मैंने टॉपिक लगाया क्योंकि ये पढ़ने के बाद भी कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं इसमें सबसे पहले प्रेफरेंस, जितने भी तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना वो चिलेशन वाले रहते हैं जनरली। तो भाई चिलेशन देखते से ही बोलना, मतलब प्रेफरेंस में ही रख लो उसको अभी तो तुम, कि चिलेशन देखते से ही बोलना वही है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ये रखा और मैंने कहा स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना है, तो मैंने कहा यार ये तो मोनोडेंटेट है, यहाँ तो चिलेशन होता नहीं है। चिलेशन समझते हो सब लोग? चिलेशन हमेशा बाइडेंटेट से शुरू होता है। चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। जैसे कोई मेटल है और कोई बाइडेंटेट लिगेंड है, जैसे मैंने कहा CH2 और NH2। चिलेशन एक्चुअल में क्या है, एक साइक्लिक, मतलब अगर आपकी कोई चीज साइकिल में कन्वर्ट हो गई ना, उसको बोलते हैं चिलेशन। रिंग में कन्वर्ट होना, ढक जाना, बंद हो जाना, तो तुमने कहा ये तो रास्ता बंद हो गया यार, ये साइकिल, इसी को बोलते हैं चिलेशन। और इससे काफ़ी स्टेबिलिटी मिलती है। और चिलेशन जो है बाइडेंटेट से लेकर हेक्साडेंटेट तक, बाइडेंटेट से हेक्साडेंटेट तक सब बना सकते हैं। मोनो नहीं बना सकता, बस ध्यान रखना, ये मोनो है, ये मोनो है, ये हेक्सा बाइडेंटेट लिगैंड है, तो ये बाइडेंटेट लिगैंड। ठीक है, तुमने कहा अगर इन दोनों में लगाना हो तो इनमें तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, सेकंड पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड से बता सकते हो। स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड कहने का मतलब होता है एक तरह की पेयरिंग होती है। पेयरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड जब ज़्यादा होता है तो पेयरिंग बढ़ती है, और पेयरिंग का बढ़ना अच्छा माना जाता है। स्टेबल, एक डब्बे में जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबिलिटी मिलेगी। तुमने कहा यार अभी क्या करें, अभी तो वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज़ करो, आए बार बार सुकून कल से, फिर अल्कोहल पी के लेट आया, पानी नुकसान करता है इडियट, पानी आगे रहता है ना, ऐसा। तो ये एक ऑर्डर लग जाएगा तुम्हारा काम, पूरा ऑर्डर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ABCD करके पूछता है, तुम तो बस चिलेशन चेक करना, चिलेशन का है और लगा देना, है ना। और चिलेशन के लिए क्या चेक करोगे, बाई और हेक्साडेंटेट। ठीक है, अगले वाले में मैंने क्या किया, मैंने कहा यार चलो चिलेशन विलेशन बहुत हो गया, अगले वाले में मैंने उठा के आपको दिया कि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें सारे लिगेंड्स ही लिगेंड्स बिना चिलेशन वाले। तुमने कहा डेंटिसिटी, जिसमें पेयरिंग शुरू हो जाए, तो आए बार बार सुकून गल से, फिर अल्कोहल पी के लेट आया, पानी नुकसान करता है इडियट, अम्मा इन्हें जहर दो, ऐसे ही बोलते हो ना ये। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ के हिसाब से अपन ने लगा दिया, है ना। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा लिगेंड उतनी पेयरिंग करवाएगा, लेकिन पहले चिलेशन ढूंढना। ठीक है, तुमने कहा ये एक पार्ट 2 है जिसकी तरफ ध्यान कम जाता है बच्चों का, कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जब जब आपको वो दिखा, वो क्या करता है एक्चुअल में, वो आपको कुछ ऐसा दिखाता है। कैसे, ये आखिरी है बस, कोऑर्डिनेशन का एप्लीकेशन खत्म, और एप्लीकेशन में ज़्यादा उसमें वो दिक्कतें लगेगी नहीं। ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हम यहाँ पर कुछ आपको 4 कॉम्प्लेक्सेस बना के दे देगा, तो आप कॉम्प्लेक्स बना दिए 1 2 3 4 और लिख देगा उसका जो Ka है के, ठीक है, या बीटा भी लिख सकता है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते हैं एक कांस्टेंट होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, कहाँ गया स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट मतलब भाई बताना इस सवाल में भी स्टेबिलिटी को है, लेकिन स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते किसे, मैं वो कह रहा हूँ। तो कभी भी ध्यान देना, एक होता है वो, अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, 4 लाइनें उधर बना रहा हूँ, 4 हो 3 हो, है ना, कितने में भी पूछ सकता है वो, और KI लिख रहा हूँ, KI लिख दो या कोई भी अल्फाबेट लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको पहचानना सिखाता हूँ, बात को समझना मेरी, बहुत ध्यान से सुनना और खत्म। ये बोलते हैं एक होता है कॉम्प्लेक्स राइट साइड में बनना, प्रोडक्ट साइड में कॉम्प्लेक्स बनना। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ बन रहा है आपका, प्रोडक्ट तरफ। तुमने कहा ठीक है यार, और ये जो कॉम्प्लेक्स मैंने दिखाया ये कहाँ है, रिएक्टेंट तरफ। तुमने कहा ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है रिएक्टेंट तरफ है। कभी भी बोलना कि जब भी प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये जो बीटा है ये कहलाएगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या कहलाएगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। मान लो इनकी कुछ कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, 2 × 10 की पावर -15, 2 × 10 की पावर -12, 2 × 10 की पावर -20, 2 × 10 की पावर -4, ऐसे लिख दिया। अब मैंने कहा साहब आप मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो। फाइनली उसका क्वेश्चन तो यही है, कितने ही तामझाम कर ले स्टेबिलिटी ऑर्डर। तुमने कहा ठीक है,
तुम बस ये देखना, ये बीटा जो है मुझे नहीं मालूम क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट है, बोलना अगर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट साइड बन रहा है तो ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, पूछ फाइनली ये रहा है। तो हमने कहा ठीक है, तो इस वैल्यू को जमा देना ढंग से, -4 बड़ा होता है तो ये जो B4 लिख देता हूँ, ये B3 लिख देता हूँ, ये B2 और ये B1। तो बोलना B4 जो है वो सबसे आगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू उसी की है, माइनस में कम मतलब ज्यादा। फिर B2 है, तो हमने कहा ठीक है, फिर B1 है और लास्ट में B3 है, सही है। तो ये स्टेबिलिटी को, अब ये कोई बताने नहीं आएगा कि ये B क्या है, आपको सिर्फ पोजीशन देखना है कि इसमें बहुत लोग परेशान रहते हैं यार, पोजीशन देखना है कि भैया कॉम्प्लेक्स है अगर, तुमने कहा हाँ ठीक है, तो बोला कॉम्प्लेक्स है अगर, तो तुमने कहा चलो कॉम्प्लेक्स में एक काम करते हैं, राइट साइड में बन रहा है, मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स है वो अगर राइट में बन रहा है तो बोलना राइट में कॉम्प्लेक्स बनना मतलब वो उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो गया, कि स्टेबल है तभी तो बन रहा है। और यहाँ पे वो अभी बोलूंगा मैं, KI जो है वो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट है, इनस्टेबल मतलब अनस्टेबल ही होता है, तो अनस्टेबल है तभी तो टूट रहा है भाई, रिएक्टेंट साइड में लेने का मतलब वो टूट रहा है, तो अनस्टेबल है इसलिए टूट रहा है, स्टेबल है इसलिए बन रहा है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स बने बोलना ये जो बीटा बीटा दिया रहता है ना, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है, और स्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधा जमा देना इन्हीं वैल्यूज को, ये ऑर्डर आगे ये पूछेगा। और अगर उसने कहा स्टेबिलिटी, भाई क्वेश्चन तो कॉमन ही है उसका, यहाँ भी स्टेबिलिटी ऑर्डर ही पूछता है, ऐसा नहीं कि इनस्टेबिलिटी ऑर्डर, नो नो नो, क्वेश्चन कॉमन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तुमने कहा ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ कुछ वैल्यू दी है, 2 × 10 की पावर -15, 2 × 10 की पावर -10, 2 × 10 की पावर -4, 2 × 10 की पावर -11, ऐसे करके दिया। तुमने कहा ठीक है, अब यार पहले तो ये सेट करो ये दिया क्या है, KI क्या है। तुमने कॉम्प्लेक्स देखा, तुमने कहा तो लेफ्ट साइड में है कॉम्प्लेक्स, तुमने कहा लेफ्ट साइड में जब कॉम्प्लेक्स होता है तो ये इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है, तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट मतलब अनस्टेबल वाला, तो इनस्टेबल मतलब अनस्टेबल, अनस्टेबल और स्टेबल ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, उल्टा होंगे, इनवर्स होंगे। तुमने कहा ठीक है, तो जो इसका ऑर्डर होगा ना उसका उल्टा लिखना, क्योंकि ये जो ऑर्डर है वो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट का होगा और हमसे पूछी गई है स्टेबिलिटी, तो उल्टा करना ना भूले। इनवर्स रिलेशनशिप में अक्सर यही गलती होती है, बच्चे उल्टा करना भूल जाते हैं। कर दो उल्टा इसमें, ये KI1 है, KI2 है, KI3 है, KI4 है, ठीक है। चलिए, तो इसमें सबसे ज्यादा जिसका इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट है, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट उसकी स्टेबिलिटी कम है, मतलब इसमें इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसका सबसे कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब ये, तो ये K1 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर तुमने और कौन है, 15 के बाद 11 आएगा, K4। भाई ध्यान रखना उल्टा पुल्टा करने में ही दिमाग खराब होता है सबका। तो हमने कहा ठीक है, फिर ये 10 वाला आ जाएगा, K2, और फाइनली K3, ये -4 वाला, ठीक है। तो ये नहीं कि अरे सर ये आपने उल्टा क्यों, अबे मेरा क्वेश्चन ही स्टेबिलिटी को लेकर है, क्वेश्चन ये है, ये तो आधार है हमारा जो हमें दिया गया है, तो उसका उल्टा करना पड़ेगा, वही किया है मैंने। बस मैं यहाँ से पहचान यही बता रहा हूँ कि बच्चों से ये सवाल इसलिए नहीं बनते क्योंकि बुक्स वाला ये ऐसे थोड़ी समझाएगा कि यार इधर बने तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, इधर बने तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, है ना भाई, इधर रखा हो तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, ऐसा है तभी तो वो टूट रहा है। ऐसे करके बताना, समझ गए? ऐसा फिर से वीडियो चल, वापस से रिवर्स कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे कर लेना, तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है, ठीक है। और धीरे धीरे में कन्वर्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन देख लो उसका पार्ट 2 भी आता है। एप्लीकेशन में तो बस सुनते जाओ कि हार्डनेस जो है वाटर की एस्टिमेटेड बाय, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हो गया वो तो पढ़ने वाला, Na2EDTA है काम, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट ही है। Na2EDTA से हार्डनेस जो है वो एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। EDTA उसमें भी कौन, Na2EDTA, 4 ऑप्शन देगा, Na3, Na4, Na2। तुमने कहा ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम, दूसरा सवाल, ठीक है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है EDTA के साथ। ये जो हार्डनेस होती है ना, पहले हम लोग पढ़ाते थे हार्डनेस, पानी में हार्डनेस की वजह कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन से, है ना, तो वो जो है उनको हटाना है, तो वो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और हट जाएंगे, ऐसा है। अभी आप ये देखो, वो ये भी पूछ सकता है हार्डनेस की वजह, और हार्डनेस को हटाने के लिए कौन सा रिएजेंट है, Na2EDTA, तो Na2EDTA रिएजेंट है और ये वजह है ना हार्डनेस की, कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है ना, ठीक है। फिर गोल्ड सिल्वर
जो है वो साइनाइड आयन, जो साइनाइड होता है ना साइनाइड, उसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, ये पहले मेटलर्जी में भी पढ़ाते थे। ये एक्चुअल में इसके आगे पीछे की कहानी ये होती थी कि गोल्ड जो है, गोल्ड और सिल्वर को जो है हम लोग अलग करते थे, है ना, सेपरेशन होता है ना, प्यूरिफिकेशन सेपरेशन। अब अलग कर रहे हैं मतलब इम्प्योरिटी भी है इसके साथ, ऐसा इम्प्योरिटी भी है। तो हमने कहा ठीक है, क्या करते थे हम लोग, साइनाइड लेके आए, ऑक्सीडेशन किया, पानी लिया, है ना। तो ये साइनाइड ने क्या किया, इम्प्योरिटी से नहीं भिड़ेगा वो, भाई रिएजेंट ऐसे ही तो चूज होते हैं, वो भिड़ेगा सिल्वर से, गोल्ड से, इनसे इम्प्योरिटी रह जाएगी। तो जब सिल्वर गोल्ड से वो भिड़ता था तो AuCN होल ट्वाइस माइनस ऐसा वो बनाता था, AU या AG, AU भी लिख सकते हैं, AG भी लिख सकते हैं, दोनों के लिए बात हो रही है। तुमने कहा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जब ऐसा ये बना लेगा, जब ऐसा ये बना लेगा तो इसका मतलब ये अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। तो ये सेपरेट हो जाता है और वो इम्प्योरिटी वहीं रह जाएगी, ये जो ब्लू कलर की इम्प्योरिटी थी ये वहीं रह गई और ये अलग हो जाएगा। आई बात समझ में? तुमने कहा चलो ठीक है, और फिर उसके बाद तुमने कहा चलो ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स बनाया। अब फाइनली AU, अब किसी ने कहा यार हम जब मेटलर्जी पढ़ते थे तो हमसे कोई ये भी बोलता था कि वो जो सिल्वर या गोल्ड है उसको आप इम्प्योरिटी से तो अलग करो ही करो, साथ में उसको पूरा हमें साबुत दे दो हाथ में कि भैया हाँ AG है बस। अभी तुमने ये क्या AG के साथ साइनाइड वाइनाइड बोला, तो वो तो चलो एक मजबूरी थी, सेपरेट करने के लिए ऐसा करना पड़ा, लेकिन अब मुझे दोबारा वो मेरे हाथ में AG लाके दे देगा। कैसे? बोला जिंक से आप ट्रीट करोगे ना तो आपको AG हो गया, गोल्ड हो गया, जिंक उसे डिस्प्लेस करके आपके हाथ में दे देगा, क्योंकि फाइनली हमें अपने हाथ में गोल्ड और सिल्वर ही चाहिए एक प्योर फॉर्म में। तो बोलते हैं गोल्ड सिल्वर अगर आप चाहिए तो बोलते हैं जिंक की मदद लो, जिंक डिस्प्लेस करके आपके हाथ में गोल्ड सिल्वर। मतलब पहली जो प्रक्रिया थी वो किस लिए थी कि उसके अंदर की जो इम्प्योरिटी है उससे वो दूर हो जाए। तुमने कहा उससे दूर करने के लिए हमने तिकड़म लगाया, साइनाइड, है ना, इसको पहले साइनाइड प्रोसेस भी बोलते थे। उसके बाद वो तिकड़म लगाने के बाद तुमने कहा लेकिन अभी भी सिल्वर ठीक है इम्प्योरिटी से अलग हो गया, लेकिन अभी भी वो किसी से तो जुड़ा हुआ है। तो बोला उस किसी से अलग करो उसको, तो बोला जिंक की मदद से वो भी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको। तो जिंक डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना, गोल्ड को, ऐसा मिल जाता है आपको। ऐसे ही यहाँ भी था कि निकल है, सेम कहानी, निकल पे लगा दो, निकल है इम्प्योर है, इम्प्योरिटी है उसके आजू बाजू, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, अब इम्प्योरिटी है तो बोलते हैं उस इम्प्योरिटी से अलग करने के लिए आपने क्या साजिश करी, जैसे साइनाइड डाला था ना वहाँ, यहाँ CO डालते थे तो ये NiCO होल 4 बन के अलग हो जाता था, ऐसे बोलते थे, वेपर स्टेट में वोलेटाइल फॉर्म में आके सेपरेट हो जाता था, क्योंकि अभी तो ये सब सॉलिड है, अब ये वोलेटाइल होके उड़ गया। तो हमने कहा हाँ ठीक है, मतलब कुल मिला के इम्प्योरिटी से तो अलग हो गया भाई, ये जो इम्प्योरिटी थी इससे तो अलग हो गया, ये हो गया ना, इम्प्योरिटी से अलग हो गया। अब लेकिन क्या हुआ, इम्प्योरिटी से अलग होने के बाद उसने कहा लेकिन हमें तो निकल हमारे हाथ में सेपरेट चाहिए, अभी भी ये जुड़ा तो है CO से, चलो इम्प्योरिटी रह गई वहीं, नहीं ये CO से आके जुड़ गया, हमें तो निकल निकल चाहिए। तो बोलते हैं आप एक काम करो, हीट करोगे तो ये टूट जाएगा, वहाँ पे जैसे जिंक के थ्रू हटाया था ना, डिस्प्लेस किया था, ऐसे यहाँ बोलते हैं हीटिंग करो तो ये निकल निकल अलग हो जाएगा, CO अलग हो जाएंगे। अच्छा, तुमने कहा बढ़िया यार। तो इम्प्योर निकल जिसके साथ पहले इम्प्योरिटी थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक वेपर वोलेटाइल फेज में NiCO4 बना के, फिर बाद में उसको डिकम्पोज किया तो हमारे हाथ में प्योर निकल आ गया, ऐसा। विटामिन B12 के बारे में आप जानते हो, साइनोकोबालामीन, लेकिन है बड़ी खास बात एंटी पर्नीशियस अनीमिया, ये मेरे से ज़्यादा आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो एंटी पर्नीशियस अनीमिया, विटामिन B12, साइनोकोबाल, तो कई बार बोलता है इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कोबाल्ट, तभी तो कोबालामीन है ना ये, तो कोबाल्ट। तुमने कहा ठीक है, ठीक है। ये होता है विल्किंसंस कैटलिस्ट, ट्विस्ट ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये होल थ्राइस भी लिखा है, तो PPH3 अंदर भी एक 3 आएगा, तो PPH3 होल थ्राइस, PPH3 का 3 अलग है और बाहर का 3 अलग है, रोडियम क्लोराइड, इसी को बोलते हैं विल्किंसंस कैटलिस्ट। मैं जो कह रहा था ना कॉपी में अलग से लिख लेना, उसमें एक विल्किंसंस कैटलिस्ट भी लिखोगे, किस काम में आता है, बोलते हैं एल्कीन का हाइड्रोजनेशन। जैसे तुम लोग पढ़ते थे सबैटियस एंडन रिएक्शन, कभी सुना है, हाइड्रोजन निकल वगैरह, तो हाइड्रोजन निकल तो बोलते थे वहाँ जो निकल है वो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है, हालांकि वो बातें अभी अपन ना करें हेट्रोजीनियस होमोजीनियस की,
वहां पे निकल होता है, बोला उस निकल की जगह आपके पास एक और औजार है जो आप यूज कर सकते हो, एक और कैटलिस्ट है जो यूज कर सकते हो उसी सबैटियस सेंडन रिएक्शन में, और वो है औजार आपका विल्किंसंस कैटलिस्ट। तो विल्किंसंस कैटलिस्ट में स्पेशली वो पूछेगा कि हाइड्रोजनेशन में वो काम आता है, तो आपको ऐसे याद रहेगा, अच्छा विल्किंसंस मतलब वो सबैटियर के आसपास बोला है सर ने, तो सबैटियर में भी आपने सुना, हाँ यार वहाँ एल्कीन एल्काइंस का हाइड्रोजनेशन ही तो किया था, यहाँ भी वही बात कर रहे हैं हाइड्रोजनेशन, बस वहाँ निकल यूज किया था, इनने का निकल की जगह विल्किंसन कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, ऐसे पकड़ में आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये भी बड़ा खास पॉइंट होता है कि भैया जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब समझते हो, किसी जैसे आयरन को बचाना है तो हम चाहेंगे कि आयरन के ऊपर कोटिंग कर दें, भाई बचाने के लिए कोटिंग करते हैं ना। अब कोटिंग तो कई तरह से की जाती है, ऐसी पेंट कर दो ऊपर से, है ना, तुमने कहा ऑयलिंग कर दो, ये और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी का तामझाम का यूज करके आप जो है सर्किट वर्किट बना के इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हो, सर्किट वगैरह बना के, क्या एक मेटल है उसको दूसरे पे चढ़ाना, ऐसा है ना भाई, सॉरी, ठीक है, एक मेटल है उसको आप दूसरे पे चढ़ा रहे हो, ऐसा है, तो तुमने कहा अच्छा ठीक है, तो ये सब तामझाम लगा के जब हम करते हैं, ठीक है ना, तो ये तामझाम लगाया और जब हम ये सब करेंगे तो जिस भी मेटल को आपको कोट करना है उसको एक इलेक्ट्रोड बना लेंगे, ठीक है, जैसे गोल्ड का कोट करना है आपको, सिल्वर का कोट करना है आपको, सिल्वर का एक ये बना लिया आपने, ठीक है, एनोड, और कैथोड पे रख दिया आपने आयरन को, जिसके ऊपर कोटिंग करनी है उसको कैथोड पे रखते हैं, जिस पर कोटिंग करनी है उसको कैथोड पे रखते हैं, तो हमने कहा ठीक है, और ये सिल्वर उतर उतर के इस पे चढ़ता जाएगा, तो क्योंकि ये काम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर रहे हैं इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेटिंग का मतलब कोटिंग होता है, कोटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लेटिंग वाला कोटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनका कहना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर आपको करनी है तो आपके पास दो ऑप्शन अगर हम दें कि यार एक एजी चढ़ाना है किसी पे, तो वो एजी सीएल से चढ़ाना पसंद करेंगे या एजी के किसी कॉम्प्लेक्स से चढ़ाना पसंद करेंगे। तो ऐसे तो जब जिसको ज्ञान कम होगा वो बोलेगा एजी से अच्छा है यार, सिंपल कंपाउंड है, जल्दी जल्दी टूटेगा। अरे इस बार उसका जल्दी टूटना ही हमारे लिए खतरनाक है, बोला अगर वो जल्दी जल्दी टूटेगा ना तो एक ही जगह सारा डिपॉजिट हो जाएगा, लेकिन बोलते हैं ये क्योंकि धीरे धीरे टूटता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो बोलते हैं ये इवनली डिपॉजिट होता है, ये पिंक कलर से इसका बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा, बोलता है हम चाहते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, इसीलिए बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू सिंपल कंपाउंड। देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एज कम्पेयर टू सिंपल कंपाउंड जो है वो उसको प्रेफर किया जाता है, किसके लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये रीजनिंग के साथ पूछेगा इवनली इलेक्ट्रोप्लेटेड होता है, ठीक है, अगर ये पढ़ के नहीं जाएंगे तो पक्का आप सिंपल कंपाउंड जो है उसको मार्क कर देंगे, जबकि सिंपल कंपाउंड इकट्ठा हो जाएगा एक ही जगह पे, तो इससे नहीं करते, इससे करते हैं कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, ऐसा। बस उसके बाद क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो है, ठीक है, उसमें हम हाइपो सॉल्यूशन यूज करते हैं। हाइपो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है Na2H2O3, ये हाइपो सॉल्यूशन है, ठीक है, और बोलते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है AGBR कहते हैं, फोटो सेंसिटिव होता है, ये AGBR जो है फोटोग्राफी में यूज करते हैं ना, फोटो सेंसिटिव, ये सब क्वेश्चन है जो पूछेगा, AGBR फोटो सेंसिटिव होता है, Na2H2O3 हाइपो सॉल्यूशन होता है, और बोलते हैं जो कॉम्प्लेक्स इनको मिला के बनता है, भाई जब इनको मिलाएंगे तो AgH2O3 होल ट्वाइस 3-, ठीक है, इसको इतना पढ़ लेना कि एटलीस्ट टिक मार सके वहां पर कि Ag, और वैसे भी एक में बात, क्लासरूम में क्या हमारे पास टाइम बहुत होता है तो हम काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं कि यार देखो Ag जो है वो बाजू में जब आप देखेंगे तो Ag नॉर्मली अपने जो भी कॉम्प्लेक्सेस बनाता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में ही बनाता है, 2 अपना चार्ज रखता है 1 और कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है 2 Ag, ठीक है, तो ये रहा Ag, ये रहा कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो इससे तुम्हें बोलते हैं ना इजी हो जाएगा। और 1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने के लिए हुआ क्या, H2O3 जो है वो 2- का चार्ज होता है, तो 2 4 हो जाएंगे, तो हमने कहा 4 थोड़ी होता है Ag, 4 का चार्ज नहीं होता है, तो वो एक बनाने के लिए उस 4 में से 3 माइनस करना पड़ा। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप खुद भी बना सकते हैं H2O3, ये तो आना ही है अंदर कहानी में इसका, हाइपो सॉल्यूशन का वो आ गया, ठीक है, Ag है तो यहाँ 2 आना ही था, तुम कोई भी Ag का कंपाउंड देख लो, इवन मैंने जो पीछे बताया आपको एप्लीकेशन उसमें Ag में 2 दिख रहा होगा, AU में 2, Ag में 2, ये देख लो, तो ये ऐसे करके एक ट्रांसफर सेक्शन सेट कर सकते हो कि Ag AU में इधर 2 दिखता है, ठीक है, ऐसा।
तुमने कहा ठीक है सर कर लेंगे इसको, तो होल ट्वाइस ढूंढेंगे हम वहाँ पे, और क्या है 3 माइनस, ठीक है ऐसा है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का कॉम्प्लेक्स ये है, ठीक है। ईडीटी है, ये भी बड़ी खास बात है, लेड पॉइजनिंग में यूज किया जाता है, तो इसको ऐसे पढ़ लेना इडियट, ईडीटी से क्या साउंड आता है इडियट, बोलना इडियट, ब्लेड मार दी, लेड को बोलना ब्लेड, बोलना इडियट ब्लेड मार दी, तो लेड पॉइजनिंग में ईडीटी है, तो इडियट ब्लेड मार दी। सिस्प्लेटिन जो है वो एंटी कैंसर कंपाउंड है, जैसे कि आप सब पहले भी जानते हैं, मैंने पीछे डिस्कस किया। सिस्प्लेटिन जो है वो एंटी कैंसर कंपाउंड है। ये जो इतनी बातें आप सुन रहे थे, ये एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एप्लीकेशन दिखा रहा है कि तुम चाहे मेडिसिनल फील्ड में, बायोलॉजिकल फील्ड में, मेटलर्जी की फील्ड में, ठीक है, कहीं भी निकल जाओ आप, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, सब जगह देखो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज हो रहा है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। विटामिन में है ना, तो बता रहा हूँ सब जगह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज हो रहा है, तो वो उसने आपके सामने रखा। फाइनली ये हो गया है खत्म, ठीक है। तो जिसको भी इसमें तकलीफ थी, और तुम स्पीड बढ़ा के देखोगे ना, मेरे इसमें तो तुम 1.5 में भी नॉर्मली दिखेगा और 2x में भी बहुत नॉर्मली दिखेगा, कोई बहुत नहीं होता है। समझाते टाइम हमें थोड़ा सा धीरे धीरे बोलना पड़ता है, तो आप 1.5 2 में करेंगे ना, तो ऐसे करके स्पीड बढ़ जाती है ना। स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम कम हो जाता है, वो तो तुम्हें ही पता है, स्पीड बढ़ जाती है, टाइम कम हो जाएगा तो जल्दी हो जाता है। दिखने में बाहर से 2 घंटे की वीडियो रहती है, अंदर जाते हैं 2 ढाई जितने भी घंटे की, अंदर जाते हैं देखा 1.5 घंटे 1 घंटे में काम हो गया, ऐसा है। ठीक है बच्चों, अच्छे से देख लेना, आप लोगों के लिए है सब। मैं चाहता तो कट शॉट करके भी बताया था, लेकिन मैंने अपनी एक भी वीडियो में कट शॉट करके नहीं बताया है, क्योंकि भाई, और आप शॉर्ट टर्म में सब समझ जाएंगे, कम समय में बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो आराम से, कहीं अगर ऐसा होता है कि कुछ समझ में नहीं आया, तो आप वहाँ पे वीडियो को स्लो करके दोबारा देख लिया करो। तुम्हारे हाथ में, मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे कंट्रोल आपके हाथ में है भाई, बस उसको दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार आपको ऐसा लग रहा है, दोबारा देख लो उसको, ठीक है ना, ठीक हो जाएगा उतने उतने पोर्शन को। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सुना।